हाय एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना वायरसेस वाला चैप्टर। वायरसेस वाला चैप्टर भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। आप आसानी से कर लोगे। ठीक है। और इस चैप्टर में आपको वायरसेस का इंट्रो पढ़ना है। वायरल डिजीज़ में ना आपके पास बैक्टीरियोफेज है, ना ही आपके पास कोई और जो पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मम्स एंड मीजल्स, वो भी कुछ नहीं है। हमने बस वायरसेस को क्लासिफाई करना है। हम जेनेटिक बेसिस पे, एनवेलप की बेसिस पे, हम उसके जीनोम के बेसिस पे, हम उसके स्ट्रक्चर कैप्सिड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, हम नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स के बेसिस पे वायरसेस को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद हम वायरसेस का एक उससे पहले हम वायरसेस का एक छोटा सा हिस्ट्री और वायरसेस का थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, और हमारे पास मेन टॉपिक है इस चैप्टर का HIV एंड एड्स। ठीक है। तो उसके बाद ना हेपेटाइटिस है हमारे पास, ना हमने बैक्टीरियोफेज करना है। इजी चैप्टर है, होपफुली मज़ा आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, ऑफ कोर्स, चलो चलते हैं। All right. So today we are going to discuss our next chapter, that is viruses. तो हमने एवोल्यूशन में ये डिस्कस किया था, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, कि भी किस तरीके से आपके पास ऑर्गेनिज्म जो है आए होंगे ऑन अर्थ, राइट। किस तरीके से पहला ऑर्गेनिज्म आपके पास अर्थ में आया होगा। अच्छा, अब यह वहाँ वाले उस चैप्टर में हमने ये बातें कुछ डिस्कस की थी, जो कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको RNA हाइपोथेसिस थ्योरी वहाँ पे बताई थी। मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरीके से हो सकता है कि पहला RNA जो बना हो वो कौन सा हो, वो RNA हो रादर देन DNA। आई हैव गिवन यू द रीजन इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एज वेल कि वाई RNA, बिकॉज RNA इज अनस्टेबल, इट्स रिएक्टिव। और सेल वहाँ वहीं पे हमने पढ़ा था कि RNA विद इन योर सेल 30 मिनट्स के अंदर अंदर डिग्रेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, राइट। तो क्योंकि हमें शुरू शुरू में वेरिएशन की ज़रूरत थी, तो हमें न्यूक्लिक एसिड वो वाला चाहिए था जो कि अपने अंदर म्यूटेशन लेकर आए, वेरिएशन लेकर आए, ताकि डाइवर्सिटी बढ़े, राइट। तो आपके पास पहला अकॉर्डिंग टू RNA हाइपोथेसिस थ्योरी पहला जो RNA था, न्यूक्लिक एसिड था, वो RNA था, राइट। फिर अब हम सेल वाले चैप्टर में ये बातें ऐसे डिस्कस भी करेंगे। तो ऐसा ऐसा जब रॉबर्ट हुक ने आपके पास सेल को डिस्कवर किया था ना, ठीक है, ओक्स ट्री के कोक सेल्स को, कॉक सेल्स की मदद से जब उन्होंने वो देख रहे थे, तब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, जावा के टेक्स्ट बुक की लाइन है, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने देखा, तो उनको ये नज़र आया कि भाई सेल जो है, सेल वो क्या है, एक कंपार्टमेंट है, एक रूम है जो कि अंदर से एम्प्टी है। तो उन्होंने नाम दे दिया सेल, विच लिटरली मीन्स कंपार्टमेंट्स या रूम्स, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास सेल थ्योरी आई, ऐसा ऐसा फिर आपके पास मजीद इसमें डेवलपमेंट हुई। बट द थिंग इज, आपके पास जब अभी हम हिस्ट्री उसकी डिस्कवरी, हम वायरसेस की डिस्कस करते हैं, जब हमारे पास सेल थ्योरी आई ना, हमें ये कुछ ऐसी एंटिटीज, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मिले, आई डोंट थिंक सो इनको ऑर्गेनिज्म कहना चाहिए, क्योंकि अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, एक पूरी डिबेट है इसके बारे में कि क्या वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो आपके पास ऐसी एंटिटीज, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आप कह लो कि डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मिलके एक एंटिटी बनी। वो एंटिटी थी जो कि इन्फेक्शन कॉज करती थी, पॉइजनस थी, इन्फेक्शन कॉज करती थी, लेकिन वो आपके पास लाइक लिविंग कैटेगरी में नहीं आ रही थी। सेल थ्योरी को ये अगेंस्ट थी, इट वाज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, क्योंकि सेल थ्योरी में हमने बताया था कि तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और तमाम ऑर्गेनिज्म के पास कम से कम सेल की कैटेगरी में कोई भी चीज़ को हमने लाना है तो उसको 3 स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, उसके बाद लाजमी एक आउटर कवरिंग हो, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद लाजमी एक अपना जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हो, चाहे वो ट्रू हो, मीनिंग टू से न्यूक्लियस हो उसके अंदर मेम्ब्रेनेड बाउंडेड हो, या फिर तो वो आपके पास फॉल्स हो, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में फ्रीली डिस्पर्स होता है, लेकिन होना लाजमी चाहिए। और साइटोप्लाज्मिक एक फ्लूइड हो जो कि आपके पास वहाँ पे प्रेजेंट हो। ये 3 तो मस्ट कैटेगरी थी ना, जो हर के पास होनी चाहिए। वायरसेस के पास में से कोई भी नहीं, राइट। तो दे वर सम एक्सेप्शंस। तो बड़ा मसला आया हमारे पास। वायरस का लिटरल मीनिंग ही पॉइजन है। पॉइजन, डेडली फ्लूइड, एक ऐसी एंटिटी जो कि आपके पास इन्फेक्शन कॉज करे। वो इन्फेक्शन भी क्योंकि इतने ज़्यादा पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा डेंजरस होते थे, आपके पास इतनी मेडिकेशन नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है,
और ऊपर से वायरसेस, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक वायरसेस में ये बातें पढ़ते हैं कि वायरसेस तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरसेस में एक्ट ही नहीं करती, राइट। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के खिलाफ होती हैं, प्रोकैरियोट्स के खिलाफ इफेक्टिव होती हैं। तो ये जो वायरस की वजह से पहले एक इन्फेक्शन जो आती थी बिफोर वैक्सीनेशन वाज डेवलप्ड, तो वो काफ़ी डेडली होती थी, लाइक काफ़ी ज़्यादा नुकसान देती थी ह्यूमन बॉडी को। इससे रिलेटेड एक, वैसे डेथ से रिलेटेड एक शेर भी याद आ गया, ज़िंदगी तेरे ताक़ुब में हम इतना चलते हैं कि आखिरकार मर जाते हैं। सो एट द एंड मरना तो है ही है, लेकिन वही होता है ना कि बार बार बता चुका हूँ कि कोशिश ये किया करो कि आपके मरने के बाद जब आप मरो तो डेथ बेड पे आके कम से कम आपको ये दिल में हो, आपका दिल कहे कि यार मैंने जो काम करने के लिए जो अल्लाह ने मुझे भेजा था वो मैंने पूरा किया। वो क्या है? उन मखलूक़ात की, अब अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, अल्लाह के मखलूक का काम आना, अच्छे काम करना, खुद भी अच्छा रहना, दूसरों को भी अच्छी की ताकीद करना और पैगाम मोहम्मद को आगे तक पहुंचाना। या जो भी आप रिलीजन से ताल्लुक़ हो, कोई ना कोई तो मकसद होगा ना, किसी भी रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हो, देयर इज़ अ पर्टिकुलर पर्पस ऑफ योर लाइफ, राइट। उस पर्पस को पूरा करना, ठीक है, वही है हमारे पास कि डेथ बेड में आप वो पर्पस वो पूरा करना है लाजमी हर हाल में। जैसे कि एक है ना, एक बड़ा मज़े का कोट भी है कि मकसद के बगैर ज़िंदगी इस तरह से है जैसे समंदर में कश्ती जिसका कोई चप्पू नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो तो चली जा रही है, राइट। तो इस तरह से तो वायरस क्या थे? डेडली पॉइजनस सब्सटेंसेस। द फॉर्म ऑफ लाइफ विच एग्जिस्ट विदाउट अ सेलुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज सेलुलर और नॉन सेलुलर लाइफ, and the primary candidates for this are viruses which exist without a cellular structure is known as acellular। यहाँ पे मैं भी सेलुलर क्यों कह रहा हूँ, यहाँ ए सेलुलर आना चाहिए। आ का वर्ड जहाँ पे भी है, कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आप हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ, आ का वर्ड जहाँ पे भी है उसका मतलब होता है विदाउट। तो विदाउट सेल वो क्या है आपके पास, इसको थोड़ा सा नीट करके लिखते हैं, ये क्या है आपके पास? विदाउट सेल, राइट। तो ये आपके पास नॉन सेलुलर लाइफ एंड ए सेलुलर विदाउट सेल। अच्छा, इसके बाद आपने इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ता हूँ। ये तो बस इंट्रोडक्शन था सिंपल सा वायरस का। असल में हुआ क्या था? द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड वेनम, जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। अच्छा, वायरल डिजीजेस को हम सेंचुरी से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। इवन वायरस के डिस्कवर होने से पहले से भी हम जानते हैं उसको। मतलब कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है ना कि यार हम इसको जानते हैं बहुत पहले से, राइट। ये इन्फेक्शन वायरस कॉज कर रहा है, हमें उस इन्फेक्शन का तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भाई ये वायरस की वजह से हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा हमने डिस्कवरी की, और जो फर्स्ट वैक्सीनेशन थी वो भी एक वायरल डिजीज़ की वजह से, जो कि कौन सी है? स्मॉल पॉक्स, उसके अगेंस्ट हमने डिस्कवर की थी। अच्छा, रॉबर्ट कूच जो थे, इससे रिलेटेड आपके पास प्रोकैरियोट वाले चैप्टर में आप जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हो वहाँ पे आप पढ़ रहे होते हो कि भाई रॉबर्ट कूच ने आपके पास बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो डिजीज़ जो कॉज करते हैं, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है डिजीजेस कॉज करते हैं ऑर्गेनिज्म में। लेकिन मसला ये आ गया था कि रॉबर्ट कूच ने ये कह तो दिया था, लेकिन हर डिजीज जो है बैक्टीरिया की वजह से कॉज नहीं हो रही थी। दैट वाज द प्रॉब्लम। हर डिजीज बैक्टीरिया की वजह से कॉज नहीं हो रही थी। तो कुछ कॉजल एजेंट ऑफ सम डिजीजेस वर अननोन, कुछ डिजीज हमें नहीं पता थी। प्लस ये कोई नया ऐसा एंटिटी थी, कुछ ऐसा ये पॉइजनस फ्लूइड था जो सिर्फ और सिर्फ जिसके एंटीबायोटिक भी इसके ऊपर काम नहीं करती थी, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ वो डिजीजेस के खिलाफ इफेक्टिव होती है जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स की वजह से कॉज की जाए। अब हमारे पास पहली डिस्कवरी या फिर तो काम स्टार्ट कहाँ से हुआ वायरस के ऊपर, वो हमारे पास हुआ था सबसे पहले जब एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीनेशन बनाई थी। एडवर्ड जेनर जो फर्स्ट, जब उन्होंने, अब हुआ क्या था मसला, अब ना इस थोड़ा सा इसको समझने की स्टोरी, क्योंकि बायो इज अ स्टोरी, सब स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करो। देखो, पहले ना आपके पास स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही डेडली डिजीज थी, ठीक है, जिसकी वजह से अगर वो स्मॉल पॉक्स आपकी होगी, इसका मतलब मीनिंग टू से यू आर अल्लाह को आप बहुत जल्दी आपका इन्ना लिल्लाह हो जाएगा, ठीक है। वैसे इन्ना लिल्लाह से याद आया,
मैं ना कुछ दिनों पहले अपने दादा बाबू के साथ बैठा हुआ था। तो मेरे दादा वो कहते हैं कि भाई मैंने वैसे ही वो बात कर रहे थे, तो वो किसान है, तो वो बातें वो करते रहते हैं कि भाई दक्कन वेस्ट बेंगलुरु से की तरफ से, ईस्ट की तरफ से सॉरी, हवा चले तो फिर आपको वो बारिश लेकर आती है, फिर कूड़े की कूड़ा कूड़ा कहते हैं वेस्ट को, उसकी तरफ से हवा चले तो फिर बारिश लेकर जाती है। तो मुझे इस तरह की बातें बता रहे थे। फिर उन्होंने एक बात की, वैसे डेथ से रिलेटेड ऐसे शेर जहन में आ गया, ये वाली बात भी याद आ गई कि एक उन्होंने स्टार के बारे में बताया जिसका नाम है किप्ती स्टार, किप्तिया स्टार, आई थिंक किप्ती स्टार। वो स्टार जो है वो आपके, जब वो, मैंने दादा अबू से पूछा था कि दादा अबू आपको स्टार से, सितारों से डायरेक्शन देखना आता है? दादा ने कहा हाँ आता है। मैंने कहा कैसे देखते हैं? उन्होंने बस मुझे एक एग्जांपल दी कि इस तरह से आप देख सकते हो डायरेक्शन। उन्होंने कहा कभी काबे की तरफ जो है आप ना अपने तीनों तरफ मोड़ो और आपके राइट शोल्डर के आपने गर्दन मोड़नी है और राइट शोल्डर के ऊपर आपने देखना है। आसमान में एक आपको, आप मुड़ोगे पहले मसला के बाद नॉर्थ साइड पे आप गए, नॉर्थ साइड पे आप खड़े हुए, आपको वो कंधा राइट साइड के शोल्डर के ऊपर आपने देखा। आपको अगर कोई स्टार का ऐसा आपने वो देखना है, मतलब कि एक स्टार होगा सेंटर में और उसके अराउंड, उसके सर्कुलर पाथ में कुछ स्टार्स होंगे, ठीक है। वो जो सेंटर में स्टार है उसका नाम होता है किप्ती स्टार। जब वो आपको मिल जाएगा ना, अपने इसे चारों डायरेक्शन में देखना है, चारों डायरेक्शन में फिर कोई एक डायरेक्शन आएगी जिस डायरेक्शन में आपको वो स्टार इस अरेंजमेंट में, इस सिमेट्री में मिलेगा। वो डायरेक्शन जो है जब आप उसके अराउंड थोड़ा सा रोटेट हो गए तो उसके वहाँ से आप काबे की डायरेक्शन जो है फाइंड कर सकते हो। ऑफ कोर्स मुझे अभी ज़्यादा तो नहीं पता, बट उन्होंने लाइक इस तरह से कहा था। और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि भाई जो मरने वाला होता है ना, जो फौत होने वाला होता है, लाइक वो जो है उसके लिए ये किप्ती स्टार उसको 40 दिन पहले नज़र नहीं आता। मीनिंग से अगर आज आपको किप्ती स्टार नज़र नहीं आ रहा और आज के 40 दिनों तक आपको किप्ती स्टार नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके 40th डे भी आपकी डेथ हो जाएगी। ऑफ कोर्स पुरानी बातें, पर देखो कितनी मज़े मज़े की बातें हैं ये। आजकल तो एआई का ज़माना आ गया, बंदा क्या ही बात करे। तो पहले ज़माने में इसी तरीके से स्मॉल डॉग जिसको हो गई उसको कहते थे किप्ती स्टार, जैसे जिसको नज़र नहीं आ रहा, इसी तरीके से स्मॉल पॉक्स भी जिसको होगी उसको कहते थे भाई अब इसका बहुत जल्दी ये हमसे चला जाएगा। तो अब मसला ये होता था कि लोगों ने ये देखा, ऑब्जर्व किया, ऑफ कोर्स साइंटिस्ट ने, आम लोगों ने तो नहीं, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई स्मॉल पॉक्स जिसको हो ना, और अगर हम उसके ब्लड के अंदर काउ पॉक्स लीजन्स, बेसिकली पता नहीं बेसिकली कब मुंह से निकालना स्टार्ट बंद करूंगा, बेसिकली क्या होता था, जो मिल्क मेड्स होती थी जो दूध निकालती थी काउज वगैरह से, उनके हाथों में कुछ छाले बन जाते थे, ठीक है, छाले, उसको वो आपको बस उनको काउ पॉक्स हो जाती थी, ठीक है, काउ पॉक्स। वो काउ पॉक्स, वो छाले जो है ना, उन छालों से जो फ्लूइड निकलता है, अगर वो फ्लूइड एक स्मॉल पॉक्स वाले एक आम बंदे के अंदर बॉडी में आ जाए, एक वो फ्लूइड एक आम बॉडी के अंदर चला जाए, तो उस बंदे को स्मॉल पॉक्स की डिजीज नहीं होती थी, ठीक है। एक उस बंदे को स्मॉल पॉक्स की डिजीज नहीं होती थी। साइंटिस्ट ने चीज़ डिस्कवर की। फिर एडवर्ड जेन्नर ने जो है क्या किया, उसने कहा चलो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने एक 8 साल लड़के के दरमियान, जिसका नाम आई थिंक जॉन्स था, इसका पूरा नाम आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपकी बुक में नहीं प्रेजेंट इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। उन्होंने 8 साल के बच्चे, अब देखो कितना ज़्यादा वो बहादुर होगा, इसी को कहते हैं ना बहादुरी। उसको पता होगा कि भाई ये स्मॉल पॉक्स ऐसी डिजीज है जो बंदे को मार देती है और मेरे पर ये साइंटिस्ट ये काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है साइंटिस्ट ने भी, शायद एडवर्ड जेन्नर भी उनको कहा होगा कि भाई अगर ये बंदा मर गया तो इतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा, अगर जिंदा रह गया तो ये वैक्सीनेटेड हो जाएगा, राइट, हिस्ट्री में इसका नाम लिखा जाएगा। तो हो सकता है इस तरह की वो बात हुई। जाहिर सी बात है अपना बच्चा कोई ऐसे तो नहीं दे देता ना। तो उन्होंने क्या किया, एक 8 साल बच्चे को काउ पॉक्स, वो वाले मिल्क हैंड में जो थे ना दूध निकालने वालों के हाथों में जो छाले थे, उन छालों से मटेरियल लिया, ठीक है, वो लीजन्स फ्लूइड लिया और आपके पास 8 साल के बच्चों के अंदर इनाकुलेट कर दिया, डाल दिया। अब 6 वीक्स के बाद वही लड़के को जब उन्होंने स्मॉल पॉक्स के मटेरियल के अंदर जो एक ऐसा पेशेंट जिसको स्मॉल पॉक्स थी, उसकी जो छाले थे, उसके छाले से उन्होंने फ्लूइड निकाल के उसी 8 साल के बच्चे के अंदर डाला, तो वो 8 साल का बच्चा जो था वो उसको डिजीज स्मॉल पॉक्स नहीं हुई थी। फिर अब ये बड़ा कम एक जादू हो गया, फॉर एग्जांपल जादू हो गया, ठीक है। तो एडवर्ड जेन्नर ने फिर यही एक्सपेरिमेंट 23 लोगों पे किया और सक्सेसफुली उन सबको काउ पॉक्स डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद ऐसा ऐसा टाइम बढ़ा, ये था फर्स्ट वैक्सीनेशन। लेकिन एडवर्ड जनर को ये नहीं पता था कि भाई ये हुआ कैसे, ये क्यों हुआ। आखिरकार ये उन्होंने नाम भी नहीं दिया, उन्होंने वैक्सीनेशन नाम भी नहीं दिया। उनको बस था कि भाई किसी तरीके से कोई ना कोई प्रोसेस है जिसकी वजह से ये जो है पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, फिर जब उनको पता लग गया कि भाई पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उन्होंने मज़ीद इसके बारे में फिर अगले साइंटिस्ट आए। अब देखो ना कि वहीं वो एडवर्ड जनर चले गए, लेकिन उनकी जो डिस्कवरी है वो ही आगे लुई पास्टर को उसका फ़ायदा हुआ। ये भाई आपके पास एक साइंटिस्ट पिछले काम कुछ ना कुछ, वही है ना, काम अधूरा छोड़ के नहीं गए, कुछ ना कुछ करके गए, उनका कोई फ़ायदा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, वहीं लुई पास्टर ने मज़ीद एडवर्ड जनर की जो डिस्कवरीज़ हैं, जो उनकी रिसर्च थी, सॉरी, उस रिसर्च को मज़ीद उन्होंने बढ़ाया। तो उन्होंने पता लग गया कि ये वैक्सीनेशन और ये हुआ कैसे, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जो ये लेजेंस जो थे, फॉर एग्जांपल काउपॉक्स लेजेंस जो थे, जो छाले थे, उनके अंदर बेसिकली डेड या वीक सेल्स थे उस माइक्रोब के, जो कि उस एंटिटी के, जो कि आपको स्मॉल पॉक्स या फिर तो काउ पॉक्स को कॉज करती है। जब आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसे बंदे के अंदर जिसको स्मॉल पॉक्स नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर जब वैक्सीनेशन आई, जब ये सेल आए, तो ये सेल इतने ज़्यादा वीक थे या डेड थे कि ये डिजीज़ को कॉज नहीं कर सकते थे, लेकिन इतने ज़्यादा इस कैपेबल थे कि आपकी बॉडी के सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, उसको क्या करे, उनसे रिकग्नाइज करके अपने लिए एंटीबॉडीज को बना ले। अब एंटीबॉडीज क्या होती है, ये प्रोसेस होता है सारा, इसको हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और वहाँ पे वैक्सीनेशन का भी हम जिक्र करेंगे वहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये असल में मसला हुआ था, और उन्होंने नाम दे दिया वैक्सीनेशन। जो फर्स्ट टर्म थी जो उन्होंने कॉइल की थी, वैक्सीनेशन का लिटरल मीनिंग ही है फ्रॉम काउ, ठीक है, फ्रॉम काउ। आप इसका लिटरल मीनिंग भी चेक कर सकते हो, फ्रॉम काउ। जेनर्स वर्ग को उन्होंने क्या किया था फिर उनकी वजह से, ये बाकी कितने 8 साल के बच्चे, इसका नाम जॉन्स था आई थिंक, और इवन जो मिल्क मेड से उन्होंने लिए थे ये लीजेंस, उनका नाम भी आपके पास मौजूद है। 6 वीक के बाद उन्होंने किया था, 23 पीपल को क्योर किया था। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ जाता है आपके जहन में, सर आप कह रहे हैं कि काउपॉक्स लीजेंस से उन्होंने जो है इसको किया था, काउपॉक्स लीजेंस एक बॉडी के अंदर गई और वो बंदा स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड हो गया, राइट। तो सर काउपॉक्स और डिजीज़ है, स्मॉल पॉक्स और डिजीज़ है, तो ये क्या सीन हुआ? मतलब कि ये समझ नहीं आई, दो मुख्तलिफ वायरसेस हैं। तो ये बेटा ये है, ऐसे है कि स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स दोनों एक ही फैमिली ऑफ वायरस, जो वायरस की जो फैमिली है ना, वो एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों का एक ही तरह का मैकेनिज्म है, और दोनों के खिलाफ बॉडी की जो एंटीबॉडी है वो भी एक ही है। तो एक के खिलाफ वैक्सीनेशन मींस दूसरे के खिलाफ वैक्सीनेशन, ये रीज़न थी। और वही कहते हैं ना, ढूंढने वालों को दुनिया हम नहीं देते हैं, राइट। जब अल्लाह ताला कहते हैं ना ढूंढने वालों को दुनिया हम नहीं देते, तो यही रीज़न है। आपने कैक्यूल का बेंजीन का स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा था कि उनको ख्वाब आए थे किस तरीके से कि भाई एक सांप है जो अपने आप को खा रहा है, राइट। अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत का सिला दिया था ना। इसी तरीके से एडवर्ड जनर का देखो कि वो कितने लकी हैं कि काउपॉक्स लीजेंस और स्मॉल पॉक्स, हालांकि उनको नहीं पता कि दोनों एक ही फैमिली के ताल्लुक हैं, दो एक के खिलाफ वैक्सीनेशन, दूसरे के खिलाफ वैक्सीनेशन होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। लाइक एक लक चल गया उनका, राइट, उनका लक चल गया। तो इस तरीके से ढूंढने वालों को दुनिया नहीं देते हैं, अल्लाह खुद उनकी मदद करता है जो अक्लमंदी के मुजाहिरा करता है, ठीक है। फिर ये तो यहाँ से अब वायरस का काम स्टार्ट हुआ कि वायरस आखिरकार क्या है यहाँ से। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि भाई वायरस होते क्या हैं, क्या ये डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, क्या ये बैक्टीरिया की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ये चीज़ें हमें नहीं पता लगी। उसके बाद चार्ल्स चैम्बरलैंड आ गए, या चार्ल्स चैम्बरलैंड आ गए, जो भी आप इनको कहना चाहो। चार्ल्स चैम्बरलैंड आ गए, उन्होंने ये देखा जब, अच्छा, ये ना लुई पास्टर के ही एक एसोसिएट थे, आप लुई पास्टर के ही एक असिस्टेंट कह लो, ठीक है, एसोसिएट कह लो, दोस्त कह लो, इनके ही दोस्त थे लुई पास्टर। इन्होंने एक ऐसा फिल्टर पेपर बनाया था, समझ लो फिल्टर पेपर बनाया था, जिसको पोर्सिलीन पेपर फिल्टर का इन्होंने नाम दिया, जिसके पोर्स बहुत ही छोटे थे। कितने छोटे थे? 100 से 1000 नैनोमीटर के पोर्स थे, बहुत छोटे छोटे पोर्स थे।
अब वो ये करना करना ये चाहते थे, क्योंकि आपने लुई पास्टर, इंग्लिश में तो लुई पास्टर के बारे में आपने पूरा का पूरा वो भी पढ़ा है, आपने उसका चैप्टर पढ़ा है पूरा, कितना मजे का है वो लुई पास्टर आप पढ़ते हो कि भाई वो आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन किस तरीके से वो जो, क्योंकि उन मेडिकल प्रॉब्लम आ गई थी तो वो जा नहीं सके, लेकिन वो अपने मुल्क को सर्व करना चाहते थे। और उन्होंने नोबेल प्राइज़ को भी क्या कर दिया था, जब जंग हुई थी तो जर्मनी की तरफ से नोबेल प्राइज़ को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई नहीं, बाहर में जाए, मैं अपने वतन के साथ हूँ। कितनी बड़ी बात है, राइट? वतन से मोहब्बत। और हम देखो क्या ही बात की जाए हमारी। तो इन्होंने ये कहा था कि इन दोनों ने ना, ये दोनों करना ये चाहते थे कि भाई अभी तक ये पता है कि भाई बैक्टीरिया जो है, वही रॉबर्ट कूच की बात चल रही है, रॉबर्ट कूच ने कहा बैक्टीरिया जो है डिजीजेस कॉज करते हैं। उन्होंने ये कहा चाहते थे कि भाई कोई ऐसा हम फिल्टर पेपर बनाए जिससे पानी गुजरे या कोई भी लिक्विड गुजरे, तो जो लिक्विड जो नीचे आए ना फिल्ट्रेट में, मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था कि फिल्टर पेपर में ये आपके पास ऊपर अगर ये फिल्टर पेपर पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके ऊपर जो यहाँ पे चीज़ें रह जाती हैं फिल्टर पेपर के ऊपर, उसको कहते हैं रिडेंटेट, और जो नीचे आ जाती हैं उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। वो ये चाहते थे कि फिल्ट्रेट जो हमें मिले, हम कोई भी फ्लूइड इसके अंदर से गुजारें तो फिल्ट्रेट जो हमें मिले वो बैक्टीरिया फ्री हो, वो ऐसा फिल्ट्रेट हो जो कि आप बॉडी में इंजेक्ट करो तो आपको कंफर्म हो कि आपको ये बैक्टीरिया फ्री है, प्रोकैरियोट फ्री है, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने ये क्रिएट किया, और इसके पोर्स उन्होंने बहुत छोटे रख गए। देखो अक्लमंदी का मुजाहरा किया ना, पोर्स के इतने छोटे लग गए कि कोई बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटा बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा ये कि प्रोकैरियोट वाले में पढ़ते हो ना, माइकोप्लाज्मा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि आपकी एक बुक की लाइन है कि तमाम बैक्टीरिया इससे नहीं गुजर सकते थे। ये बुक की लाइन है, बुक रीडिंग करेंगे आपको पता लग जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं दे रहा। हालांकि ये वो बात आई डिसएग्री, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा है उनका साइज इससे भी छोटा होता है, और माइकोप्लाज्मा आर दी ओनली बैक्टीरिया दैट आर विदाउट सेल वॉल। ओनली नहीं है, इसके अलावा भी होंगे, लेकिन ये अच्छा, इन्होंने ये देखा कि भाई हमने डिस्कवर तो कर लिया, लेकिन उन्होंने ये देखा कि भाई कुछ डिजीजेज जो हैं, जैसे कि कुछ डिजीजेज जो हैं जो रेबीज को कॉज करती हैं, ठीक है, जो रेबीज़ को कॉज करने वाला वायरस जो है, जब मैं उसको गुजारता हूँ और उस फिल्टर को मैं एग्जामिन करता हूँ, तो वो एग्जामिन वाला जो फिल्टर है या कोई बंदे को मैं उसको देता हूँ, उस बंदे को रेबीज़ हो जाती है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि तमाम बैक्टीरिया जो है रुक जाने चाहिए, फिर रिडेंटेट में ही आ जाने चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया तो गुजरने नहीं चाहिए। तो उनको मसला आ गया, उनको लगा कि यार शायद हो सकता है हमारा पोर्सिलीन फिल्टर पेपर काम ना किया हो, या फिर तो हमारा बैक्टीरिया जो है असल में बैक्टीरिया रेबीज़ को कॉज करने वाला बैक्टीरिया इससे भी छोटा साइज़ का है, ठीक है, उनको ये लगा। लेकिन हालांकि उनको ये तो नहीं पता था कि रेबीज़ जो है वायरस है, वो तो बहुत ही छोटा है, जो तो किसी ने कहाँ जहाँ से मर्जी घुस सकता है, राइट। तो उसके बाद आगे असल जिन्होंने पहली दफ़ा वायरस को डिस्कवर किया था और बताया था कि वायरस के बारे में, वो थे एवानुस्की। ये क्या करे, ये डिस्कवर कर रहे थे और काम कर रहे थे टोबैको मोज़ाइक वायरस पे, जो टोबैको को कॉज होता था, ये पत्तों को जो है ख़राब कर देता है। गूगल जाओ, सर्च करो टोबैको मोज़ाइक डिजीज़, उसके पत्ते जो हैं आपको उस डिजीज़ में किस तरह से नज़र आएंगे, ये इस वायरस की जैसे होता है। अच्छा, इन्होंने ये डिस्कवर किया कि भाई ये जो चार्ल्स चैम्बरलेन और लुई पास्चर ने जो पोर्सिलीन फिल्टर पेपर डिस्कवर किया था और बनाया था, इसके अगर मैं वो एक फिल्टर एक मैं लूँ, एक टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ के को जिस पत्ते, एक ऐसा पत्ता लूँ, एक टोबैको का ऐसा पत्ता लूँ, टोबैको का मैं ऐसा पत्ता लूँ जिसको TMV वायरस, मतलब कि टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ जिसके ऊपर हुई पड़ी है। उनको तो नहीं पता था ना कि टोबैको मोज़ाइक वायरस की वजह से हो रही है, ये उनको ये पता था कि भाई इस पत्ते, ये डिजीज़ पत्ता है, ये इस पर इन्फेक्शन हुई पड़ी है इस पत्ते पे। उन्होंने इस पत्ते का बनाया भाई सोल्यूशन बनाया उसको, वो जैसे आपके घरों में नहीं होता जिससे मम्मा आपके पास कूटती हैं, राइट, और जिससे चटनी अगर बनानी हो तो लहसुन कूट दिए, धनिया कूट दिया, राइट, उसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं यार, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी के आपके पास लैब में भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको आई थिंक क्या कहते हैं यार, अच्छा खैर जहन में नहीं आ रहा अभी। उसके मदद से उन्होंने इसको कूटा और उसके अंदर बाकी सॉल्वेंट डाले और उसका सोल्यूशन बना दिया। अब इस सोल्यूशन को वो उन्होंने पोर्सिलीन फिल्टर जो कि लुई पास्चर ने और चार्ल्स चैम्बरलेन ने बनाया था उससे गुजारा, और वो जो नीचे फिल्ट्रेट आया, उस फिल्ट्रेट को, ये नीचे जो फिल्ट्रेट आए
उनको तो ये लग रहा था ना कि भाई रिडेंटेट में ये टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ को कॉज करने वाला जो एजेंट है रिडेंटेट में आ जाएगा, ये फिल्ट्रेट जो है वो जो भी आपके पास इन्फेक्शस है, जो भी एंटिटी है उसके फ्री हो जाएगा और ये आपके पास सेफ टू यूज़ होगा, राइट, सेफ टू यूज़ होगा। लेकिन जब उन्होंने एक ऐसे पत्ते के ऊपर यहीं ये जो फिल्ट्रेट है यही उन्होंने एक ऐसे पत्ते के ऊपर डाला जिसके ऊपर टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ नहीं थी, उसके ऊपर भी टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ हो गई। तब उनको पता लग गया कि भाई टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ को कॉज करने वाला जो एजेंट है चाहे जो भी है वो फिल्टरेबल है, उसको आराम से हम फिल्टर कर उसको वो मतलब कि वॉज नॉट फिल्टरेबल, ये यहाँ पे आना चाहिए नॉट, उसको हम फिल्टर नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि वो फिल्टर पेपर के पोर से ही गुजर जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो उन्होंने कहा कि भाई, और फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर वो जो एंटिटी थी जो टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ को कॉज करती थी उन्होंने उसको आइसोलेट किया। फिर जब उन्होंने उसको आइसोलेट किया और निकाला तब उनको ये सिल्वरी रॉड शेप का नजर आया, ठीक है, सिल्वरी रॉड क्रिस्टल्स की फॉर्म में नजर आया, ठीक है। अब जब उन्होंने इसको निकाला ना, अब मसला और था, वो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, वो पहली बात तो उनको लगा कि ये क्या है, सिल्वरी रॉड शेप का है, ठीक है। दूसरा मसला ये आ गया, ये डेड था, मतलब कि जिंदा नहीं था, इसकी ना मेम्ब्रेन थी ना इसका साइटोप्लाज्म था ना कुछ और चीज़ थी इसकी, ठीक है। ये टीएमवी जो था जो आइसोलेट किया था वो डेड था। फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें मज़ीद स्टडी की और इन्होंने कंफर्म कर दिया, बस वायरस के बारे में इन्होंने ज़्यादा नहीं बताया, इन्होंने बस कंफर्म कर दिया कि भाई टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ जो है वो फिल्टरेबल नहीं है, ठीक है, डिजीज़ को कॉज करने वाला एजेंट जो है वो फिल्टरेबल नहीं है, ठीक है, वो फिल्टरेबल नहीं है, उसको फिल्टर नहीं कर सकते आप। वो जो भी एजेंट है वो सिल्वरी रॉड शेप का है और वो डेड है और वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट का नाम दे दिया, वो वाला जो आपके पास मतलब कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते, वो इतना छोटा है कि आपको एक हाईली एडवांस माइक्रोस्कोप चाहिए। अब उन्होंने बस ये इतना चीज़ें बता दी, लेकिन फर्स्ट डिस्कवरी होगी आपके पास यहाँ पे वायरस की, तो एमसीक्यूज आ जाए, फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, एवानुस्की ने। फिर उसके बाद मजीद डिजीज़ जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज़, येलो फीवर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है डिस्कवर होना स्टार्ट हो गई। इसी के साथ साथ ट्वेट और डी हेलिली ने आपके पास बैक्टीरियोफेजेस को भी आपके पास डिस्कवर कर दिया। बैक्टीरियोफेजेस क्या है, बैक्टीरियोफेजेस क्या हैं आपके पास, जो वो वाले वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो वाले वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वो उनको आप कहते हो बैक्टीरियोफेजेस। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि भाई बैक्टीरियोफेजेस को भी डिस्कवर कर दिया कि भाई कुछ ऐसे भी एजेंट हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं। हमको ये लगता था कि भाई बैक्टीरिया सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इससे भी छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर भी जाके उसकी लाइसिस कर सकते हैं। तो दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया, मतलब कि दोनों ने एक साथ काम नहीं किया, जैसे कि हमने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि वेलेस और आपके पास जो है डार्विन, वो दोनों इंडिपेंडेंटली अपनी थ्योरी बना रहे थे, लेकिन दोनों को पता ही नहीं था। इसी तरीके से ये भी दोनों काम कर रहे थे, ठीक है। बाद में डी हलेली ने इन्हीं को नाम दे दिया बैक्टीरियोफेजेस, मतलब कि बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाले। अब उसके बाद असल बात आई स्टैनली में, इनका नाम पूरा याद रखना है, WM स्टैनली। आगे एक और स्टैनली भी आएंगे, इनको भी नोबेल प्राइज हैं, ये भी नोबेल प्राइज लॉरिएट हैं। जो अगले वाले स्टैनली आएंगे वो भी नोबेल प्राइज लॉरिएट हैं, ठीक है। ये WS स्टैनली आ गए। अच्छा, ये जो है ना, इन्होंने सक्सेसफुली कामयाबी के साथ क्रिस्टलाइज कर दिया टोबैको मोज़ाइक वायरस को। इन्होंने कामयाबी के साथ एक टोबैको मोज़ाइक वायरस को आइसोलेट कर दिया। अच्छा, इस क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है? ये वाली बात मैं आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी समझा चुका हूं, जब हम डिफरेंसेस कर रहे थे। किसके डिफरेंसेस हम कर रहे थे? उसके मोनोसेक्राइड के हम कर रहे थे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। हम ये डिफरेंसेस फिब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। हम ये डिफरेंसेस हम एंजाइम वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं फिल्टर बता चुका हूँ। देखो, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, या एक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? जिसकी रेगुलर अरेंजमेंट हो एटम की,
ठीक है, जिसकी रेगुलर अरेंजमेंट हो एटम की। अब एक नॉन लिविंग करेक्टर है कि भाई आप किसी भी चीज को क्रिस्टलाइज कर सकते हो, क्रिस्टलाइज कर रहे हो ना, किसी कोई चीज क्रिस्टलाइज हो रही है, क्रिस्टल में तब्दील हो रही है। जैसे कि आपके पास एवानुस्की ने जब उन्होंने उसको आइसोलेट किया था तो उनको वो सिल्वरीली क्रिस्टल्स, रॉड क्रिस्टल्स की फॉर्म में नजर आए थे, और क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में नजर आए। उनको पता लग गया भाई नॉन लिविंग है। क्यों, इसकी मैं रीजन आगे बताता हूँ कि क्यों नॉन लिविंग क्रिस्टलाइजेशन इज अ नॉन लिविंग करेक्टर, ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन क्रिस्टल, कोई भी चीज़ क्रिस्टलाइज हो रही है, इसका मतलब उसकी जो एटम की अरेंजमेंट है वो क्या है, रेगुलर है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, देयर इज अ सीक्वेंस, एक रेगुलर सीक्वेंस है, एक सिमेट्री है, ठीक है। एक एटम रैंडमली नहीं पड़े हुए, एक खास एक खास तरीके से पड़े हुए हैं, ये समझ लो, ठीक है। तो अब जब इन्होंने, स्टैनली ने टोबैको मोज़ाइक वायरस को क्रिस्टलाइज कर लिया तो पता लग गया कि भाई वायरसेस जो हैं आपके पास नॉन लिविंग है, पहली बात। दूसरी बात, उनको पता लग गया कि भाई वायरस जो हैं वो आपके पास सब बैक्टीरिया के भी छोटे, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। और उन्होंने फिर टोबैको मोज़ाइक वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी ऑब्जॉर्व किया, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कैसे किया, उन्होंने बेसिकली वो जो टोबैको मोज़ाइक प्लांट है उसको आइसोलेट किया, उसके अंदर से किस तरह से आइसोलेट किया, उस जो डिजीज़ पता था उसको लिया, उसको आई थिंक मॉरटल कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं यार, वो हथौड़े से उसको तोड़ा, उसका सोल्यूशन बनाया, उसके अंदर एसिड्स वगैरह डाल के उसका सॉल्वेंट डाल के उसका सोल्यूशन बनाया। उसके बाद उन्होंने उसको क्रिस्टलाइज किया, ठीक है। और जब क्रिस्टलाइज किया तो वो सिल्वरी रॉड शेप के उनको मिले। वो सिल्वरी रॉड शेप के स्ट्रक्चर उन्होंने अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा, तब उनको नजर आया। स्टैनली ऑब्जर्व द वायरस इन द फॉर्म ऑफ सिल्वरी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर उन्होंने ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर्स है, जो क्रिस्टल्स है, उनको पता लगा कि भाई ये जो क्रिस्टल्स जो में नजर आ रहे हैं ये बेसिकली रॉड शेप के पार्टिकल्स हैं। फिर उन्होंने प्यूरिफाइड जो वायरस है, ठीक है, वायरस को, क्रिस्टल्स को, जो कि बायोलॉजिकली इनएक्टिव थे सेल के, उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो भी चीज़ है रॉड शेप की जो भी है, ये अभी कोई भी हरकत, ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रही। मतलब कि एक होता है ना, कोई हरकत करे, कोई मॉलिक्यूल बोले, कोई, मतलब कि उन्होंने देखा होगा, जाहिर सी बात है कि भी मैं इसको सोल्यूशन में डाल रहा हूँ, न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल रहा हूँ, तो ये जो है आपके पास ये कोई ऐसी चीज़ ही शो नहीं करी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने इसी को आइसोलेट कर दिया, टीएमवी को, वाटर के अंदर। उन्होंने फिर एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर, इस सोल्यूशन के ऊपर उन्होंने जब उन्होंने सारा पढ़ लिया, जाहिर सी बात है, तो वहीं अवेनुस्की वाला काम किया। उन्होंने एक हेल्दी टोबैको प्लांट में उसको डाला, हेल्दी टोबैको प्लांट जो है टोबैको मोज़ाइक डिजीज उसको हो गई, तो ये उन्होंने प्रूव किया। फिर उन्होंने बस ये बातें डिस्कवर कर ली, ये बातें उन्होंने स्टडी कर ली, ठीक है। अच्छा, इससे उन्होंने ये बताया कि वायरसेस जो हैं वो बहुत सिंपल बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जिससे वो मिलकर बने हुए, स्मॉल नंबर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये वाला आपके पास सीन पार्ट हो गया, तो अब यहाँ पे वायरस की क्रिस्टलाइजेशन भी हो गई। अब असल में वायरस का ये यहाँ तक हिस्ट्री हमारी बहुत है। ऐसा ऐसा फिर मजीद वायरस की डिस्कवरीज हुई, वायरस जो है डिस्कवर हुआ, नए वायरसेस, नए डिजीज़ आई, तो हमने उसके इनके एंटिटीज़ को स्टडी किया। किस तरह से स्टडी किया, यहीं एवानुस्की और स्टैनली जो काम करते थे, उनको क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए से पहले उसको क्रिस्टलाइज करते थे, फिर उसको ऑब्ज़र्व करते थे, फिर उसको देखते थे कि भाई क्या ये एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म को, जिसको पहले ये डिजीज़ नहीं हुई, क्या उसको डिजीज़ कॉज कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। यही सारा का सारा काम करते थे। तो ऐसा ऐसा हमें वायरस के बारे में पता लग गया कि भाई वायरस जो हैं बहुत मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, और ये किसी भी किंगडम में फॉल नहीं करती, इसलिए इसको हम किसी भी किंगडम में ना प्रोटिस्टा में करते हैं, ना प्रोकैरियोट में, ना जिसको मोनेरा भी कहते हैं, ना एनिमेलिया में, ना प्लांटी में, ना आपके पास फंजाई में, किसी भी किंगडम में हम इसको स्टडी नहीं करते। ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, ये बॉर्डर लाइन है। समझ ही नहीं आ रही कि भाई ये क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सारी की सारी चीज़ें। पहले वायरस का जो आपके जहन में सवाल आ रहे हैं कि किस तरह से ये आया, पहला वायरस कहाँ से आ गया, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के पहले हम एक वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लें।
ठीक है। स्टडी ऑफ वायरस का कहते हो आप, वायरोलॉजी कहते हो, फेल्ड बुक की लाइन है। तो वायरस का जो कंप्लीट मेच्योर पार्टिकल है ना एक वायरस का, कंप्लीट मेच्योर पार्टिकल ऑफ एनी वायरस इज कॉल्ड वायरियोन। अच्छा, अब यहां पे ना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने जहन में रखनी है। देखो ये है ना वायरियोन जो है, ये वायरियोन सेल से बाहर है, एक ऑर्गेनिज्म से बाहर वाली बात हो रही है यहाँ पे, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वाली बात नहीं हो रही कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ये आपके पास जो वायरस जिस शेप में पाया जाएगा उसको हम कहेंगे वायरियोन। नहीं, सेल से बाहर जो होगी, सेल से बाहर। देखो अब इसकी रीजन तो आपने एफएससी में वैसे पढ़ी हुई है, मैं आपको यहाँ पे भी चलो बता देता हूँ क्या पढ़ी हुई है आपने। ये कोई ये है ना, फॉर एग्जांपल HIV वायरस के बारे में आपने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज, ये दो वायरसेस हैं जिसके लाइफ साइकिल आपने अच्छे तरीके से पढ़े। बैक्टीरियोफेज क्या करती है, बैक्टीरिया के अंदर जैसे एंटर होता है वो, तो वो अनकॉयल हो जाता है ना, बैक्टीरिया से बाहर ही बल्कि वो अनकॉयल हो जाता है। बैक्टीरिया के अंदर उसकी प्रोटीन कोड जाती ही नहीं है, सिर्फ कब प्रोटीन जाता है उसका न्यूक्लिक एसिड जाता है बैक्टीरिया के अंदर। इसी तरीके से HIV में आपने पढ़ा कि भाई HIV में जैसे ही वायरस एंटर होता है तो क्या करता है, HIV अपने आप को अनकॉयल कर लेता है। अब अनकॉयल कर लेता है, बैक्टीरियोफेज में वो न्यूक्लिक एसिड निकल जाता है अपने उस स्ट्रक्चर से, तो उसको वायरियोन नहीं कहेंगे। वायरियोन आप कहोगे वो कंप्लीट पार्टिकल जो कि कंप्लीट मतलब एक वायरस अपनी फुल फॉर्म में है लेकिन आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि इनसाइड द बॉडी वो तो अनकॉयल हो जाएगा, वो इन्फेक्शन कॉज करना लग जाएगा, तो वो वायरियोन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपने याद रखना है। ये आपने जब हम इसको डिस्कस करते हैं हमें इसको बारे में पता लगा, तो हमें पता लगा भाई इसकी एक सेंटर में एक फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बैक्टीरियोफेज का हेड, हमने इस हेड को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा, तो हमें पता लगा कि भाई इसके अंदर जो है आपके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, इसको आप कह देते हो जीनोम। न्यूक्लिक एसिड इसको आप कहते हो क्या, जीनोम। इस वायरस का क्या है, ये जीनोम है। जीनोम क्या है, जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट हो। और हमने देखा कि भाई जो एक और स्ट्रक्चर होता है जो इसको, जिस जीनोम को जिसने सराउंड किया होता है, इसको आपने दे दिया नाम कैप्सिड का। फिर आपने देखा कि भाई ये कैप्सिड जो है ना अकेला नहीं है, ये कैप्सिड भी एक प्रोटीन नहीं है बल्कि प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बनी हुई है। इन सब यूनिट्स को आपने, ये जो जिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, इन सब यूनिट को आपने नाम दे दिया कैप्सोमियर्स का। आपने बाद में ये देखा कि कैप्सोमियर जो भी एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ये एक कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक मतलब कि एक वायरस की कैरेक्टर है ये, कि उसके अंदर कितने कैप्सोमियर होंगे ये उस वायरस की कैरेक्टर है। आपने ये देखा कि भी हर वायरस के अंदर जितने नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि भाई कौन सा वायरस है। हर वायरस के अंदर सेम नंबर ऑफ कैप्सोमियर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने देखा एडिनो वायरस में आपके पास 252 कैप्सोमियर्स हैं, HPV में 162 हैं, एम्बिडिनो वायरस में आपके पास 60 कैप्सोमियर्स हैं, राइट। उनका कैप्सिड 60 कैप्सोमियर से मिलकर बना हुआ है। तो ये वाले कैप्सोमियर्स, तो कैप्सोमियर्स भी कुछ भी नहीं है, कैप्सोमियर्स भी बस प्रोटीन्स हैं, छोटी छोटी प्रोटीन्स मिलकर आपके पास एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बना रही हैं, राइट। जैसे कि आप भी पूरी के पूरे प्रोटीन ही हो, आप उसी से मिलकर बने हो, राइट। तो ये आपने बात जो है याद रख लेनी है कि इसकी करेक्टर, और जाहिर सी बात है ये प्रोटीन जो है ये कैप्सोमियर्स का कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कैप्सोमियर का। वैसे एक लॉजिकल की बात, कभी कैप्सोमियर कौन सा स्ट्रक्चर रखेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर रखेंगे, जाहिर सी बात है टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा इनका। ये मिलके आपके पास प्रोटीन के कैप्सिड को बना रही होंगे, राइट। तो ये हो गया। फिर आपने मजीद डिस्कवर किया, ऐसा ऐसा आपने वायरसेस को क्लासीफाई किया। आपने ये देखा कि भाई एनिमल वायरस में, एनिमल वायरस ज़्यादातर जो होते हैं, सॉरी एनिमल वायरस जो ज़्यादातर होते हैं, अभी भी खाना खाया मैंने, एनिमल वायरस जो ज़्यादातर होते हैं उनके न्यूक्लिक कैप्सिड को, इनके ये न्यूक्लियोकैप्सिड को, इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। इसको न्यूक्लियोकैप्सिड ने एक और मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है जो कि वो होस्ट से लेता है, इसको इन्वेलप कहते हैं। तो मतलब कि इसी के ऊपर भी एक और लेयर, एक और मेम्ब्रेन होगी। ये बैक्टीरियोफेज बना रहा हूँ मैं, सॉरी बैक्टीरियोफेज का नहीं है, ये एक सिंपल वायरस है, एनवेलप है, ठीक है। ये उसकी एडिशनल लेयर होती है जो वायरस लेता है होस्ट से। होस्ट क्या होता है, जिसके ऊपर वो जाके वायरस अटैक करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, वो क्या है, वो होस्ट है उस वायरस का, ठीक है। तो वो होस्ट से ये एक एडिशनल लेयर लेता है, एक एडिशनल मेम्ब्रेन लेता है, इसको कहते हैं इन्वेलप। क्यों लेता है, प्लांट में क्यों नहीं लेता, इसकी रीजन हम वैसे सेल वाले चैप्टर में इनडायरेक्टली अब आपको समझ आ जानी चाहिए, मैं क्यों प्लांट वाली बात दिख रहा हूँ। देखो प्लांट में है सेल वॉल, एनिमल सेल वॉल नहीं है।
अच्छा, प्लांट में जो वायरस जो निकलता है ना, प्लांट में, ये आपके पास एक एनिमल सेल है, ये आपके पास एक, ये आगे एक प्लांट सेल है, ये आपके पास एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के पास कोई सेल मेम्ब्रेन, कोई वो नहीं है, सेल वॉल नहीं है। तो वायरस क्या करता है, एनिमल सेल वाले जो वायरसेस होते हैं जो एनिमल को कॉज करते हैं, जो आपके पास आगे हम उनको क्लासीफाई भी करते हैं, तो ये बर्ड ऑफ करता है। मतलब कि जब ये निकलता है, ये इस तरह से निकलेगा तो एक्सोसाइटोसिस की मदद से निकलेगा, बर्ड ऑफ करेगा, और ये अपनी इसी यहाँ से ये निकला है ना, ये मेम्ब्रेन लेकर अपने अराउंड, ये मेम्ब्रेन लेकर निकलेगा, ठीक है, ये अराउंड लेकर निकलेगा। इसकी वजह से कोई ये लेकर निकलेगा तो ये एडिशनल लेयर आ जाती है जो होस्ट की होती है, जिसको कहते हैं इन्वेलप। और प्लांट में सेल वॉल है, अब वो सेल वॉल को निकल नहीं सकता, तो प्लांट में ज़्यादातर वायरस सेल को या फिर तो बर्स्ट कर देता है, फाड़ देता है, या फिर तो सेल की वॉल में कोई होल क्रिएट करके, कोई टनल क्रिएट करके सेल से निकल जाता। लेकिन वो इन्वेलप नहीं ले सकता, क्योंकि बाहर जो है वो क्या है, सेल वॉल है। ये रीज़न है कि प्लांट सेल में क्यों एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस नहीं होती, क्यों एनिमल सेल में आपके पास एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस होती है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल होती है। वो किस तरीके से एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस करेंगे, क्यों, किस तरीके से बल्क ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि और फिर अल्लाह ताला ने इसलिए तो एनिमल सेल में क्या रखा, प्लांट सेल में क्या रखा है, प्लाज्मोडर्मेटा। किस अल्लाह ताला को ये अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर बनाया ना, अल्लाह ताला यही कहना चाह रहे हैं ना कि अक्लमंदों के लेके आए, ढूंढने वालों को हम दुनिया नहीं देते हैं कि आपके पास जो दो प्लांट के सेल हैं उन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है अल्लाह ताला ने प्लाज्मोडर्मेटा की मदद से, कि भाई ज़रूरत ही ना पड़े बडिंग ऑफ से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक मटेरियल डायरेक्ट जाए, ठीक है, और फास्ट जाए, प्लाज्मोडर्मेटा की मदद से जाए, डायरेक्ट कनेक्शन हो, राइट। तो इसी वजह से, अच्छा, और इसी रीजन से क्यों एनवेलप वायरस ज़्यादा डेंजरस होते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, क्यों, एक होस्ट से उन्होंने मेम्ब्रेन ली, ठीक है, एक एनिमल वायरस, मेरी बॉडी में अल्लाह ताला हर किसी को सेहत वाली ज़िंदगी दे, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, वो कहते हैं ना तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, राइट, वो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, अब इन्वेलप उन्होंने होस्ट से ली, होस्ट से डराइव की। मेरी बॉडी में एक वायरस है जो कि मेरी एक सेल से निकल के होस्ट के उसने इन्वेलप ले लिया और वो निकला हुआ है मेरी ब्लड सर्कुलेशन में। मेरे वाइट ब्लड सेल्स को, मेरे लिम्फोसाइट्स को ये पता लगेगा, मेरे नेचुरल किलर सेल्स को, मेरे मैक्रोफेजेस को, जब वो उसको देखेंगे कि भाई ये आउटर मेम्ब्रेन तो हमारे वाले सेल की है, इसका मतलब ये सेल अपना है, इसको जाने दो, गुजरने दो। इसलिए इन्वेलप वायरसेस ज़्यादा डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को लगता है कि भाई ये तो अपना सेल है। जैसे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो कि जिसको आप आस्तीन के साम कहते हो, राइट, अपनी आस्तीनों में उनको पाल रहे होते हो, लेकिन वो आपके अब नहीं होते, ठीक है, बल्कि हिपोक्रेट्स होते हैं, मुनाफिक, राइट। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला कुरान मजीद को स्टार्ट जब करते हैं ना अलिफ लाम मीम से, पहली सूरह बकरा की, आपने कभी सोचा कि इस सूरह बकरा में क्यों अल्लाह ताला पहले रुकू में ही, पहले दो रुकू में ही 3 तरह के लोगों का जिक्र कर देते हैं। एक वो लोग जो कभी भी आप अच्छा काम करने निकलोगे तो आपका साथ देंगे, एक वो लोग जब कभी भी आप अच्छा काम करने निकलोगे आपके अगेंस्ट होंगे, एक वो लोग जो कभी भी आप अच्छा काम करने निकलोगे ना आपको आपके साथ लगे, कहेंगे कभी मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपके अगेंस्ट होंगे, आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा बनाएंगे, राइट। अब आपके अगेंस्ट काम करेंगे तो आपको सर्कमस्पेक्ट होना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है, इन लोगों से बचे रहना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला यही कहना है जिसने कुरान खोल लिया वो हदायत पे क्या है, वो हदायत पे आना चाहता है, तो अल्लाह ताला पहले ही बता देते हैं, ठीक है। ये वो है जो ये डिस्क्लेमर है कुरान का, ये समझ लो कि भाई तू आ गया कुरान को खोल लिया, ये 3 कैटेगरी के लोग तुझे मिलने ही मिलने, अगर दम है तो आगे चल, नहीं दम तो यहीं पे बंद कर दे, ये है, ठीक है। तो अच्छा जी, बाकी इन्वेलप वायरसेस ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं हीट से या यूवी रे से, उसको मैं आगे जाके समझाता हूँ, अभी होला रातर को सब्र करो, ठीक है। तो ये वायरसेस के बारे में आपको पता लगेगा भाई ये कंप्लीट वायरस होते हैं। फिर आपको मज़ीद जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरा, मज़ीद चीज़ें जो है आपके पास डिस्कवर हुई, तब आपके पास एक और अजीब सी जो है चीज़ें आ गई हैं आपके पास, 2 मज़ीद अजीब सी एंटिटीज़ डिस्कवर हो गई, एक है प्रायॉन्स, एक है वायरॉइड्स। अब वायरस से हम निकले नहीं थे,
बल्कि वायरस क्या, बैक्टीरिया से हम निकले नहीं थे, बैक्टीरिया को हमने अच्छे तरीके से स्टडी नहीं किया कि बैक्टीरिया किस तरह से डिजीज कॉज कर रहा है, इसके खिलाफ किस तरह से हमने काम करना है, कौन सी इम्यूनिटी है, क्या एंटीबॉडी है, राइट, क्या एंटीबायोटिक इसके खिलाफ बनाए हम। वायरस से, बैक्टीरिया से निकले नहीं थे, वायरस आ गया। वायरस से निकले नहीं थे, वायरस के खिलाफ, वायरस से भी कंफ्यूजिंग चीज़ें आ गई, प्रायोन्स, वायरॉइड्स। वायरस हम समझते थे कि वायरस सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है, लेकिन वायरस से भी सिंपलेस्ट आ गए, वो जो कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है और उसकी वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, और वो जो कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, वो आपके पास आ गए, राइट। तो ये आपके पास है वायरॉइड्स और प्रायोन्स। अच्छा, प्रायोन्स को डिस्कवर किया था स्टैनली बी प्रूशनर थे। अब मैंने ये कह रहा था ना, कभी पूरा नाम याद रखना, ऊपर चलो, WH स्टैनली, यहां पे क्या है, जिसको प्रायोन्स को डिस्कवर किया, स्टैनली बी प्रूशनर। जिसके नाम में पहले स्टैनली आ रहा है उसने प्रायोन्स डिस्कवर किया। पी से याद रख लो, पी से रखो प्राइमरी, पी से याद रख लो आप, हाँ प्राइमरी आएगा, ठीक है, प्राइम इंपॉर्टेंस याद रख लो यार, पी से प्राइम, प्राइम मतलब कि जिसके नाम में पहले स्टैनली है, पहला स्टैनली प्रायोन्स, उसने प्रायोन्स डिस्कवर किया, और दूसरे वाले ने क्रिस्टलाइजेशन की है टोबैको मोज़ाइक वायरस की, ठीक है। तो ये आप चीज़ें जो है याद रख लोगे तो आपके लिए इजी होगा। तो प्रायोन्स को इन्होंने डिस्कवर किया, वायरॉइड्स को इन्होंने टी और डीनर ने डिस्कवर किया। ये बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक की है, जिसको मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ, बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक में लिखी हुई ये बातें। अच्छा, प्रायोन्स कुछ भी नहीं है, हमने पता लगा, हमने डिस्कवर किया, हमने कहा प्रायोन्स जो है बस सिंपल प्रोटीन्स हैं। वो प्रोटीन्स जब आपको बॉडी में जाती हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज करती हैं, जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारी डिफरेंट डिजीजेज, डीजेनरेटिव डिजीजेज, वो वाली डिजीजेज जो आपके ब्रेन को डैमेज कर दें, न्यूरॉन्स को तबाह कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, वो वाली डिजीज होती हैं इतनी खतरनाक। प्रायोन्स, बंदा पागल हो जाता है, ठीक है, या जिसको ये होती है बंदा पागल हो जाता है, उसका दिमाग जो है क्या होता है, ऐसा ऐसा डैमेज होता है, राइट, आपके उसका नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। अब ये थी आपके प्रोटीन्स। अब हमने जब इसको स्टडी किया ना, हमने इसको स्टडी किया, अब मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा इसमें। जब हमने स्टडी किया ना इसमें, अब ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सारी की सारी, जब हमने इसको स्टडी किया तब हमें पता लगा कि भाई जो नॉर्मल प्रायोन की प्रोटीन है ना, नॉर्मल प्रायोन की जो प्रोटीन है, नॉर्मल प्रायोन की प्रोटीन, वो आपकी बॉडी में वैसे ही मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको PRP डैश से लिख रहा हूँ, नॉर्मल प्रायोन की प्रोटीन आपकी बॉडी में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? आपकी ब्रेन में मौजूद होती है, ये आपकी सरफेस ऑफ न्यूरॉन को बनाती है, ठीक है, ये हेल्प करती है सेल सिग्नलिंग में, प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स में, साइनेप्स को मेंटेन रखने में। ये वो प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में मौजूद है, राइट, जो आपकी बॉडी में मौजूद है। अच्छा, अब मसला क्या होता है कि अगर ये प्रोटीन क्या हो जाए, ड्यू टू सम म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन हुई, कुछ भी हुआ, ये प्रोटीन का एक आ गया डिजीज कॉजिंग वर्जन, डिजीज कॉजिंग वर्जन ऑफ दैट प्रोटीन, उसको मैं PRP चलो लिख रहा हूँ डबल डैश से, ठीक है। इस प्रायोन प्रोटीन का एक डिजीज कॉजिंग, एक म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से इस प्रायोन प्रोटीन का एक डिजीज कॉजिंग वर्जन आ गया। अब ये क्या करता है, अगर ये आपके पास जो म्यूटेटेड, इसको म्यूटेटेड कह दो ना, अब अगर ये म्यूटेटेड प्रायोन आपकी बॉडी में है, ये म्यूटेटेड जीन आपकी बॉडी में है, तो ये म्यूटेटेड जीन जो है, ये मिस कोडेड जो जीन जो है, ये जो खराब जो जीन कह रहा हूँ, खराब जो म्यूटेटेड प्रोटीन जो है, खराब प्रोटीन जो है, मिस ट्रांसलेटेड प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जो है जब आपकी बॉडी में आती है, तो ये जो प्रायोन आपकी ब्रेन में मौजूद है पहले से, जो नर्व को इसकी सरफेस में मौजूद है, जो सेल सिग्नलिंग में काम कर रही है, प्रोटेक्शन में काम कर रही है, इस प्रोटीन को भी डैमेज कर देता है और उस प्रोटीन को भी डिजीज कॉजिंग प्रोटीन बना देता है। और इस तरीके से आपकी ब्रेन में या न्यूरॉन में जहाँ पे भी प्रायोन है वो सब क्या हो जाते हैं, डिजीज कॉजिंग हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, म्यूटेड हो जाता है, ठीक है, म्यूटेड हो जाते हैं। सारी की सारी प्रोटीन जो है आपकी प्रायोन प्रोटीन, जिसका काम था, मेजर काम था, वो
साइनेप्स एक अहम चीज़ है, वो साइनेप्स ही आपके पास नहीं बनेगी, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड ही नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, सिग्नल ही ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। सिग्नल ही ट्रांसफर नहीं होगा तो आपकी इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। तो ये आपके पास इस तरीके से ये आप जहन में आता है ना कि सर इनके पास न्यूक्लिक एसिड तो है नहीं, फिर ये डिवाइड किस तरह से करते हैं। डिवाइड करने का तरीका इनका बहुत सिंपल है। अगर आपके पास ये जो म्यूटेटेड प्राइयोन प्रोटीन का वर्जन है, अगर ये आपने किसी तरीके से आपकी बॉडी में आ गया तो ये क्या करता है, सादा सी बात है, जो आपकी बॉडी में पहले से प्रायोन प्रोटीन है उनके पास जाता है, उनको भी क्या कर देता है, उसको भी चेंज कर देता है, और वो जो आपकी बॉडी में पहले से प्रोटीन मौजूद है, प्रायोन प्रोटीन, वो भी डैमेज हो जाती है, वो भी डिजीज कॉजिंग हो जाती है, वो भी इन्फेक्शन कॉजिंग हो जाती है। इस तरीके से ये आपके पास जो वायरस है, इसको वायरस की कैटेगरी में रखेंगे ना, ये वायरस जो है, ये वायरल इन्फेक्शन जो है अपने आप को स्प्रेड करता है, फैलाता है इस तरीके से। अच्छा, अब होता क्या है, देखना समझने की कोशिश करना। आपने ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ा था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो शेप्स आ रही होती हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शेप्स। अल्फा हेलिक्स वो वाली शेप होती है जिसमें प्रोटीन जो है वो हेलिकल फॉर्म में, हेलिक्स में जो है कॉइल होती है, और बीटा प्लेटेड वो वाली शेप होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, जिसमें जो है प्रोटीन क्या होती है, शीट्स की फॉर्म में होती है। या फिर तो शीट्स जैसे एक शीट को आप एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो ना, जैसे कि एक किताब की शीट है, एक शीट के ऊपर दूसरी शीट के ऊपर तीसरी शीट, तो बीटा प्लेटेड शीट भी इसी तरीके से होती है। आप इसको सादा ज़ुबान में कह सकते हो कि प्रोटीन शीट्स में तब्दील हो गई है, ठीक है, सादा ज़ुबान में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इसको भी फिलहाल इतना याद रखो, आगे जाके आप इसको मजीद डिटेल से पढ़ोगे। तो बीटा प्लेटेड शीट भी इसी तरीके से होती हैं, एक प्रोटीन के ऊपर दूसरी प्रोटीन, दूसरी के ऊपर दूसरी, इस तरीके से स्टैक ऑफ प्रोटीन ये बनते जाते हैं। अब नॉर्मल प्रोटीन में क्या होता है, नॉर्मल प्रोटीन में आपके पास अल्फा हेलिक जो इन्फेक्टेड प्रोटीन होती है म्यूटेटेड, इसमें बीटा शीट्स जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो ज़्यादा हो जाती हैं एज कंपेयर टू अल्फा हेलिक्स कॉइल्स। बीटा शीट ज़्यादा होगी, अल्फा हेलिक्स क्या होगी, कम होगी। अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का वो कम है इस प्रोटीन में। बीटा प्लेटेड शीट जो है, बीटा स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का वो इसमें ज़्यादा है, डिजीज कॉजिंग है, जो कि गलत तरीके से ट्रांसलेट हुई है। मतलब इसी तरीके से हुई है ना, गलत तरीके से ट्रांसलेट, यदि कोई म्यूटेशन आ गई होगी ट्रांसलेशन, जैसे सिकल सेल एनीमिया पड़ी थी पॉइंट म्यूटेशन में, हमने याद करो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में। इसी तरीके से हो सकता है जब प्रायोन प्रोटीन जो शुरू में पहली प्रायोन वायरस आया हो, तो उसने क्या होगा, कोई म्यूटेशन की वजह से आपके पास एक मिसगाइडेड, एक गलत जो है प्रोटीन बन गई हो। वो गलत प्रोटीन इतनी खतरनाक है, कभी वो अकेली खतरनाक नहीं है, सिकल सेल एनीमिया की तरह नहीं है। सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। देखिए, सिकल सेल एनीमिया फैलाती नहीं है अपने आप को, ये प्रोटीन अपने को फैलाती है, रेप्लिकेट करती है, ये मसला है। अच्छा, तो डिजीज कॉजिंग जो आपके पास ये प्रायोन थी, इसके ऊपर बीटा प्लेटेड शीट्स ज़्यादा हैं। अब समझने की कोशिश करो, बेसिक होता क्या है, प्रायोन में आपके पास एक क्लम्प्स ना प्रोटीन के बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रायोन में आपके पास क्या होता है, क्लम्प बनना जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लम्प्स जो है बनना जो है स्टार्ट हो गए। मिसाल के तौर पे एक डिजीज़ आप नाम ऊपर एग्जांपल हम देख लेते हैं, कोई भी एक स्क्रैपिया फॉर एग्जांपल, स्क्रैपिया जो शीप में आपके पास होती है, शीप प्रायोन, उसमें जो है आपके पास उसमें प्रायोन आ गया खुदा न खास्ता, और उसमें जो है वही उसने डिजीज़ को इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके ब्रेन में इसी प्रोटीन के क्लम्प बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लम्प बनना स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोटीन जो है जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, और ब्रेन में क्लम्प बनना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेन का फंक्शन ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ऐसे ही है ना सीन। तो अब ऐसा क्यों हुआ, क्लम्प क्यों बने, वही कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में समझाया भी था कि बीटा प्लेटेड शीट्स की फॉर्म में, शीट एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकती है, स्टैक हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर आ सकती है। अब एक दूसरे के ऊपर आएगी तो क्या बनेगी, एक भारी, एक और एक प्रोटीन के ऊपर दूसरी की दूसरी की, उसके ऊपर एक और है, उसके ऊपर एक और, ये एक भारी सी एक क्या बन जाएगी, एक स्टैक बन जाएगी ना, एक किताब बन जाएगी, एक क्लम्प बन जाएगा। ये क्लम्प आपके ब्रेन में अगर जमा होना स्टार्ट हो जाए, मसले होंगे। अब नॉर्मल प्रोटीन में क्या है, नॉर्मल प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स ज़्यादा होती है, अल्फा हेलिक्स जो है फ्लेक्सिबल है, तो वो क्लम्प नहीं बनाती, ये असल में मसला होता है। और यही रीज़न है कि और यही सारे के सारे क्वेश्चंस का हमारे पास आंसर है कि किस तरीके से ये डिवाइड होती है, किस तरीके से ये आपके पास इन्फेक्शन को कॉज करती है। ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें थी बस समझाने के लिए आपको, कि आखिरकार जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके आंसर हों। ठीक है, तो ये आपके पास सारी की सारी सीन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात,
देखो मैं वही वाली बात ये कि इन वाले वायरसेस क्यों ज़्यादा डेंजरस हैं, लेकिन क्यों ज़्यादा कम लिविंग है, ज़्यादा सर्वाइव क्यों नहीं करते, ये भी मैं आपको आंसर कर देता हूँ। देखो मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में बताया था कि जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं जिनसे आपके पास न्यूक्लिक एसिड बनता है, उसमें आपके पास कॉन्जुगेशन मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये अगर मैंने एक ड्रॉ करूँ, एक आपके पास अल्लाह भला करे सिंपल प्यूरिन मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ किया एक। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड से देख लो ना मौजूद है, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड क्या कर रही है, मैंने वहाँ पे भी समझाया था, बेंजीन में हमने पढ़ा था कि भाई डबल बॉन्ड जब आ जाए, कॉन्जुगेशन जब आ जाए, खासतौर पे कॉन्जुगेशन जब आ जाए, ये कॉन्जुगेशन यहाँ पे है ना, कॉन्जुगेशन जब आ जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डी लोकलाइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं बैठते, अपने आप को क्या करते हैं, डी लोकलाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है, एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अब यूवी रेज आ रही हैं, एक यूवी रेज आ रही हैं, हीट आ रही है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ये हम लाइन पढ़ते हैं ना कि भाई अगर यूवी रेज दी जाए तो आपका जो सेल का जीनोम है, जो आपका सेल का जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, वो ज़्यादा डैमेज होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्ट्रक्चर। उसकी क्या रीज़न है, उसकी भी रीज़न यही है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। कैसे, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, क्योंकि वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ पे मौजूद है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही आपके पास डीएनए या आरएनए या न्यूक्लिक एसिड को बना रही है, राइट, जिसकी वजह से जीनोम ज़्यादा डैमेज होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन डैमेज नहीं होती हैं, लेकिन ज़्यादा कौन डैमेज होता है, न्यूक्लिक एसिड। अब प्रायोन के पास न्यूक्लिक एसिड है ही नहीं, तो एज कम्पेयर टू वायरॉइड्स या एज कम्पेयर टू एनी अदर वायरस जिसके पास जीनोम मौजूद है, उससे ये बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होती हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होती हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है बट लिख लो ये, ठीक है। ये सब क्या है, ये आपके पास वेरी रेजिस्टिव टू हीट, यूवी रेज। मैंने सारी रीजंस आपको बता दी। तो अब डिफरेंस पढ़ते हैं। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल हैं जो कि कॉज करते हैं ट्रांसमिसिबल, मतलब कि ये ट्रांसमिट हो सकती है, फैल सकती है, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज, जो कि आपके ब्रेन न्यूरॉन्स को तोड़े, उन डिजीज। ट्रांसमिशन क्या है, अनहाइजीनिक वे ऑफ फीडिंग। आप कोई ऐसी गलत खुराक खा लो जिसमें आपके पास एक ऐसा गोश्त खाओ जिस गोश्त में पहले से ही उस एनिमल के गोश्त में प्रायोन प्रोटीन मौजूद है, तो वो खाओगे तो आपकी बॉडी में आ जाएगी, राइट। अनहाइजेनिक फूड, इसकी रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है, ब्रेन में। इनकी एग्जांपल, ये सारी एग्जांपल लिखी हुई है डिजीज़ की, बस याद रख लेना। ये क्रूजफेल्ड जैकॉब डिजीज़ है, कुरू है, फैटल फैमिलियल इंसोमनिया है। ये कहाँ पे इसकी प्रायोन कहाँ पे डेप्लीकेट करती हैं, थैलेमस में, थैलेमस को इफेक्ट करती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, केपीके की टेक्स्ट बुक की लाइन ये याद रख लेना। और ये क्या है, ये एक वेरी रेयर स्लीप डिसऑर्डर है। एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी प्रायोन वेरी रेयर डिसऑर्डर है, फैटल फैमिलियल इंसोमनिया। स्क्रैपिया, जो कि आप उसको मैड काउ डिजीज़ भी कहते हो, जिसको पंजाब टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है। इसी तरीके से जस्ट मैन स्ट्रॉस सेकेंडकर, ये जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जो कि रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके बारे में याद रख लेना। एल्पर्स सिंड्रोम, इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं भाई, ये डिजीज़ के नाम है जो बुक में लिखे हुए हैं, आपने बस याद रख लेना है। मेजर जो है बलूचिस्तान, और आपको मिलेगा ये, इसकी एग्जांपल मिलेंगी केपीके की टेक्स्ट बुक में, बट सारी लिख दी हैं, इसको जहन में बस बिठा लो, अच्छी बात है। कोई हमसे को पूछ सकता है कि भाई ये कौन सी डिजीज़ है, वायरॉइड है या प्रायोन है, तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा। सिम्टम क्या है, ब्रेन को, जाहिर सी बात है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं, साइनेप्स को ख़त्म कर रहे हैं। तो आपकी जो मेमोरी वो बनती ही इन्हीं की वजह से, साइनेप्सिस की वजह से। आपने आगे जाके पढ़ोगे, ब्रेन के जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो आपके पास जो मेमोरी फॉर्मेशन है ना, वो इन्हीं साइनेप्स की वजह से हो रही होती है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन आता है कि सर हम पढ़ते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में, हम ये बात पढ़ते हैं कि न्यूरॉन जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिवाइड कर सकते, कि न्यूरॉन के पास सेंट्रियोल्स ही नहीं होते, रेप्लिकेशन वो नहीं कर सकते, राइट। ठीक है बेटा, समझ आ रही, बहुत अच्छी बात जा रहे हो, आपको याद है सारी चीज़ें। सर ऐसा क्यों है, फिर ऐसा क्यों है कि आपके पास जब बच्चा होता है उसके अंदर भी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं, एक अडल्ट के अंदर जो एक बड़ा जो आदमी है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी ब्रेन में जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो क्योंकि वो न्यूरॉन्स ने तो डिवाइड नहीं करना। तो ये क्या सीन है कि आपके पास बच्चे के अंदर मेमोरी, उसका आईक्यू इतना लो है, अडल्ट का इतना ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये बताते हैं कि देखो,
पहली बात, ये बात जो है ये बहुत बेसिक लेवल पे है कि न्यूरॉन बिल्कुल ही डिवाइड नहीं करता, ये बात गलत है। न्यूरॉन जो है रीजनरेट तो कर सकता है, न्यूरॉन के पास रीजनरेट एबिलिटी होती है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। जो मेमोरी फॉर्मेशन है ना, वो होती है साइनैप्स। एक न्यूरॉन जो है ना, एक न्यूरॉन अगर आपने कोई चीज़ सीखी है तो आपके ब्रेन का जो न्यूरॉन है ना, वो बाकी न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्सिस बढ़ा देता है, ज़्यादा साइनेप्सिस बढ़ा देता है, ज़्यादा कनेक्शन बढ़ा लेता है, ठीक है, अपना सरफेस एरिया बाकी न्यूरॉन्स के साथ बढ़ा लेता है। जो वो बढ़ाता है तो वही मेमोरी फॉर्मेशन, ठीक है। अब वो बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, आप आगे जाके पढ़ोगे। अभी ये लाइक इसके बारे में तो हमें लीस्ट पता है कि मेमोरी फॉर्मेशन पता नहीं किस तरह से होती है, राइट। एक तो बहुत ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। अच्छा, अब इसमें साइनेप्स की वजह से होती है, ये बस याद रख लो, मेमोरी फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं, एक न्यूरॉन जो है साइनेप्स से ज़्यादा बढ़ा लेता है। अब प्राइमोन्स का काम ही यही है कि मेंटेन रखते हैं साइनेप्सिस को, वो खत्म तो लॉस ऑफ मेमोरी, ये देखो वही वाला सिम्टम आ गया, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वही वाली बात। पैरालाइसिस कर देता है, डिस्कशन कर देता और डिस्ट्रक्शन करता है किसकी, नर्वस टिश्यूज़ की। कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है और ये लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वायरॉइड, इसको डिस्कवर किया था टी और डीनर ने। अच्छा जी, अब वायरॉइड से रिलेटेड भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कि भी वायरॉइड जो है कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, इट डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, इट डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन को ये कोड नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, तो सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, तो ये सिर्फ आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए भी नहीं है, आरएनए है। तो लाइक ये किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं, अब हम ना आगे जाके हम पढ़ेंगे, आपके जहन में चलो क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं मैं बता देता हूँ। आगे जाके हम सेल साइकिल जब पढ़ेंगे ना, सेल साइकिल ऑफ एचआईवी, तो हम पढ़ेंगे कि एक वायरस जो है किस तरीके से अपने होस्ट के अंदर इंटर होता है, होस्ट के अंदर इंटर होता है। तो हम एक चीज़ पढ़ेंगे एचआईवी में अभी कि भी वायरस क्या करता है, सेल अपने होस्ट के रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है, रिसेप्टर पे जब अटैच होता है तो फिर वहाँ से वो फ्यूजन होती है, तो फिर वो उसकी उस रिसेप्टर्स की मदद से, उन स्पाइक्स की मदद से जो कि वायरस की कैप्सिड के ऊपर होते हैं, वायरस के एनवेलप के ऊपर होते हैं, उनकी वजह से वायरस जो है वो एंटर करता है आपके सेल के अंदर। अब सर वायरॉइड ये तो सिर्फ आरएनए है, इनके पास कोई एंटीजन नहीं है, कोई इनके पास कैप्सिड नहीं है, कोई इनके पास स्पाइक्स नहीं है जिसके साथ ये होस्ट के रिसेप्टर्स पर जाके अटैच हों, फिर या फिर तो वहाँ से जो है ये सेल के अंदर एंटर हो। तो सेल के अंदर ये आया कैसे, ठीक है, सेल के अंदर ये आया कैसे, तो इसकी ना डिफरेंट रीजंस है। देखो पहली रीज़न तो ये है कि आपने ये वाली बात है ना कि हाँ यार मैं भी क्या कह रहा था, हाँ मैं कोई और चीज़ सोचने लग गया था। मैं ये कह रहा था कि भाई कोई ये मैकेनिकल डैमेज होता है ना सेल को, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसको मैकेनिकल डैमेज हुआ, ये सेल का सुराख हो गया यहाँ पे, तो ये वायरॉइड इस सुराख की वजह से अंदर आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, या फिर तो किसी वेक्टर की मदद से, किसी बैक्टीरिया की मदद से ये होस्ट के अंदर आ जाएगा। हमने पढ़ा है ना बैक्टीरियोफेजेस में कि प्रोफेजेस भी होते हैं, राइट, प्रोफेजेस भी होते हैं जो अपने आपको बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं, लेकिन खुद लाइक एक्सप्रेस नहीं होते, बैक्टीरिया को इवन पता भी नहीं होता कि भाई मेरे डीएनए के अंदर कोई वायरस क्या है, इंकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। तो ये वाले भी होते हैं, तो इसकी वेक्टर्स की मदद से भी सेल के अंदर जो है इंटर हो सकता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कि भाई किस तरीके से ये इंटर होंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये हम पढ़ते हैं, ये आप पढ़ते हो वायरॉइड के बारे में कि भाई ये सिर्फ आरएनए है, ये सिर्फ आरएनए है, किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद ये इतने ज़्यादा डेंजरस हैं कि भाई और कि लाइक आपके पास ये सेल के अंदर इंटर भी हो जाते हैं और डेंजरस भी हैं, और इवन बहुत सारे बैक्टीरिया से भी ज़्यादा इनका जो है वो है, इनका इफेक्ट होता है, राइट, इनके सिम्टम होते हैं। तो लाइक ये कैसे यार, मतलब कि बहुत सादा, जैसे प्रायोन पर है ना, प्रायोन सिर्फ प्रोटीन है, लेकिन क्या कर रही है, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीजेस कॉज कर रही हैं। वो कहते हैं ना कि ये वायरस से पता है क्या करते हैं, ये वायरॉइड और प्रायोन्स क्या कहते होंगे अपने बाकी, इमेजिन करो एक वायरस की महफिल लगी हुई है, ठीक है, महफिल लगी हुई है, उस महफिल में वायरॉइड भी हैं और प्रायोन्स भी हैं और बाकी सारे वायरसेस भी हैं, कॉम्प्लेक्स किसी के बाद न्यू एनवेलप है, किसी के बाद कैप्सिड है, और वो इनको चढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो इस वायरॉइड और प्राइन को चढ़ा रहे हैं कि देखो भाई तुम्हारे पास तो कैप्सिड नहीं है, ठीक है, वायरॉइड को कह दिया किसी ने, तुम्हारे पास तो भाई वो नहीं है, प्राइन को कह दिया तुम्हारे पास न्यूक्लिक एसिड ही नहीं है,
जैसे कि आप बैठे हुए हो, आपको किसी ने कह दिया भाई देखो 3 साल हो गए, ठीक है, घर में बैठा है, एडमिशन ही नहीं हुआ इसका, जा भाई जा, क्या कर लेगा, राइट? ताने लोग देते हैं ना, राइट? यार क्या यार, मतलब कि कोई किसी दूसरी फील्ड में चल, नहीं होगा यार, इस बार भी नहीं होगा तेरा, तू छोड़ दे, राइट? ये ऐसे ताने आप मिलते हैं हर किसी को, प्रायाओं को भी मिल रहे हैं, वायरॉड को मिलते हैं, आगे लाइफ में भी जाके आपको मिलेंगे कि भाई तू तू ये सर्जरी तूने कैसे की है, इससे बेहतर तो मैं कर लूँ, राइट? ये ताने तो मिलते हैं। तो वायरॉइड और प्रायन पता क्या कहते होंगे, वही वाला शेर याद आ गया कि नशा पिला के गिराना तो सभी को आता है। प्रायन्स कह रहे हैं, वायरॉइड्स कह रहे हैं कि भाई नशा पिला के गिराना तो हर किसी को आता है, मज़ा तो तब है जब गित्तों को थाम ले साकी। मज़ा तो भाई तब है, मज़ा तो तब है कि भाई हमारे पास ये चीज़ें ना होते हुए भी हम ये न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस प्रायन कॉज कर रहे हैं, और वायरॉइड जो है प्लांट की मेजर डिजीजेस को कॉज कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफेंस मैकेनिज्म को मैसअप कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो नशा पिला के गिराना तो भाई सबको आता है, मज़ा तो तब है जब आपके रिसोर्सेज, आपके एनवायरनमेंट आपका अगेंस्ट हो, बट स्टिल आप निकलो और आप कुछ करके दिखाओ, इसमें मज़ा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में सारा इन्वायरमेंट उनके अगेंस्ट था। 10 साल उन्होंने जो गुजारे हैं टाइम, बहुत मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम है। मारा पीटा घर वालों की तरफ से होता है ना, एक होता है ना कि यार यार ये तो अपना है यार, ये तो नहीं करेगा मुझे, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब अपना भी नुकसान पहुंचाए तो बहुत तकलीफ होती है। जब आप यह लाइफ पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि भाई हाँ भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एहसान है। तो नशा पिला के गिराना तो भाई सबको आता है, ये चालें चलना और ये काम करना तो हर किसी को आता है। मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करूँगा, मैं इससे भी आगे निकलूँगा। तो ये वो कहते हैं। अच्छा, तो अब ये वायरॉइड, अब आपने एक लाइन पढ़ते हो कि भाई वायरॉइड जो है आपके पास एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स को ही सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्ट करता है। ये वाली बात आपने लिखी है ना कि वायरॉइड बुक रीड जब करोगे तो आप पढ़ोगे कि भाई वायरॉइड सिर्फ प्लांट को कॉज करता है, एनिमल को कॉज नहीं करता। इसकी क्या रीज़न है, लाइन तो पढ़ ली। देखो वायरॉइड जो है ना ये आरएनए है, इसके बाद आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। अब ये डिपेंड करता है, ये रिलाई करता है आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम पे कि वो अपने आप को रिप्लिकेट करे। आरएनए 2 पॉलीमरेज एंजाइम है ना, आरएनए 2 पॉलीमरेज एंजाइम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में बताओ मुझे, फ़ौरन से चीज़ें याद होनी चाहिए। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए से कौन सा आरएनए है जो कि जिसका एंजाइम जो कि इसको बना रहा है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, मैसेंजर आरएनए। ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में। खैर, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम ने इस आरएनए को क्या करना है, रेप्लिकेट करना है, बनाना है। आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम ने, ये एंजाइम एनिमल के पास भी है, प्लांट के पास भी है। तो ये प्लांट को ही क्यों इफेक्ट कर रहा है, एनिमल को नहीं कर रहा? देखो एनिमल जो है ना थोड़ा सा जो है चालाक है। आप ये इमेजिन करो, एनिमल जो है वो आपके पास इम्तिहान में जो है एक सख्त टीचर है, और प्लांट वाला जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक नरम टीचर है, वो आपको चीटिंग करने देता है। इम्तिहान हो रहा है, टीचर है ना वो कहता है चलो यार देख लो, कोई मसला नहीं, कोई नकल वगैरह करनी है तो तुम्हारे पास 2 मिनट है, अच्छे से कर लेना, राइट? हालांकि नकल के नंबर कोई फ़ायदा नहीं नकल नंबर का, ऐसा आपका ज़मीर तो इजाज़त नहीं देगा ना कि मेरे नंबर नहीं है, ये किसी और के नंबर है, राइट? तो आप चीटिंग कर लेते हो। तो एग्जाम में जो स्ट्रिक्ट टीचर है वो आप समझ लो एनिमल का आरएनए पॉलीमरेज 2 है, और जो प्लांट है वो एक फ्लेक्सिबल टीचर है एग्जाम में। तो प्लांट का जो आरएनए 2 पॉलीमरेज एंजाइम है ना वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, वो इतना सख्त नहीं है, वो नहीं देखता कभी क्या है क्या नहीं है, वो रेप्लिकेट कर देता है, ठीक है, वो ज़्यादा सख्त नहीं है, वो ज़्यादा सख्ती नहीं करता। एनिमल का आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम है, वो तो वो तो इसको वायरॉइड को लाइक रिकग्नाइज ही नहीं करता। एनिमल का आरएनए 2 पॉलीमरेज है वो तो इसको रिकग्नाइज ही नहीं करता है, आरएनए वायरॉइड के आरएनए को। प्लांट का जो आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम है वो इसको रिकग्नाइज कर लेता है और इसको रेप्लिकेट कर देता है। तो इसकी वजह से ये इस तरह से सेल के अंदर एंटर होता है विदाउट एनी रिसेप्टर वायरस स्पाइक्स, और इस तरीके से रेप्लिकेट होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में कोई चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये इन्फेक्शन किस तरह से कॉज करता है? ये इन्फेक्शन इस तरह से कॉज करता है कि होस्ट की प्रोटीन्स, राइबोजाइम्स
ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ग्लोबुलर प्रोटीन वो भी, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। एग्जाम्पल पढ़िए पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज, वो वाला अमाइनो एसिड जो ट्रांसलेशन के दौरान अमाइनो एसिड के दरम्यान में पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा होता है, राइट, एंजाइम वाले चैप्टर में। तो ये राइबोजाइम्स को इफेक्ट करता है, आपके पास सेल की नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर देता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में ही डिजीज कॉज करता है सिर्फ। इसका साइज आपने याद रख लेना है 20 नैनोमीटर, या फिर तो केपी की टेक्स्ट बुक की लाइन है कि 0.608 इंच, ठीक है। आई डोंट नो कि उसने 20 नैनोमीटर को किस तरीके से ब्रैकेट में ये लिखा है, बट चलो याद रख लो 250 नैनोमीटर के करीब। वायरॉइड्स एक सिंगल मॉलिक्यूल है सर्कुलर आरएनए के, जिसके पास कोई प्रोटीन या कोट या इन्वेलप नहीं है, और ये सिंपल आरएनए, स्मॉलर इन साइज देन वायरसेस, और ये आपके पास इतने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं। बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक की लाइन है। एग्जाम्पल दे कॉज डिजीज सच एज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। फर्स्ट वायरॉइड डिजीज जो कि डिस्कवर हुई थी वो भी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरल डिजीज थी, जो कि सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल से कॉज हुई थी, ठीक है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर क्या है, इस्टेब्लिश है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, यही जो आरएनए है वो क्या करता है, अपने ऊपर अपने ही साथ कॉइल करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ डबल स्टैंडर्ड, ये आरएनए में मैंने आपको बताया था कि आरएनए ज़्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, एक्सेप्ट डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। और आरएनए कभी कभार चालाकी भी दिखाता है और अपने ऊपर ही कॉइल करके अपना स्ट्रक्चर दिखा देता है कि भी देखो मैं मुझे डबल स्टैंडर्ड की कैटेगरी में डाल दो, मैं डबल स्टैंडर्ड हूँ, ठीक है। इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पोटैटो पेल वायरस भी होता है, ट्रांसमिशन इसका भी अनक्लियर है, कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, और सिर्फ एक डिजीज है, डिजीज के स्पेलिंग चेक करो, सिर्फ एक ह्यूमन डिजीज है जो कि आपके पास वायरॉइड की वजह से कॉज होती है, वो आपके पास है हेपेटाइटिस बी। बाकी सारी की सारी प्लांट डिजीजेज हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात आपने ना एक चीज़ याद रख लेनी है, याद रखनी है, ये भी वायरॉइड नहीं है, ये वायरोसॉइड। देखो ये आगे आगे आपको पढ़ोगे, वायरॉइड की ना मजीद, वायरॉइड ही मजीद आगे क्लासिफाई होता है इनटू सब क्लासेस। एक है वायरोसॉइड्स, एक ऐसा वायरॉइड जिसको किसी और एक वायरस की ज़रूरत है कि वो अपना इन्फेक्शन को कॉज कर सके, किसी की मदद चाहिए, वो वाला वायरॉइड जिसको मदद चाहिए किसी और वायरस की को इन्फेक्शन कॉज करे, वो है वायरोसॉइड। इसकी एग्जांपल हेपेटाइटिस डी है। इसको आपके पास हेपेटाइटिस डी तब ही होगा जब आपके पास हेपेटाइटिस बी होगा। हेपेटाइटिस बी का वायरस आपके पास नहीं है, हेपेटाइटिस डी नहीं होगा। हेपेटाइटिस तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे डिस्कस आ गया, तो हेपेटाइटिस को मैं थोड़ा सा बस डिस्कस करने लगा हूँ, थोड़ा सा बस हेपेटाइटिस डी को, ताकि रीडिंग हो जाए। हालांकि मैंने पूरा का पूरा चैप्टर इसका डेल्टा हेपेटाइटिस, ये क्या है, ऑल्सो कॉल्ड डेल्टा वायरस इज अ वायरस ओनली एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी। क्यों? क्योंकि ये वायरोसॉइड है, या वायरोसॉइड आपके एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्स्ट्रा नहीं याद रखना तो याद रख लो कि वायरॉइड की सिर्फ डिजीज, सिर्फ हेपेटाइटिस डी जो है वो वायरॉइड की जैसे कॉज होता है। ये क्या है, स्मॉल स्फेरिकल इन्वेलप वायरॉइड। ट्रांसमिशन भी इसका वही है, ब्लड से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड मदर टू बेबी से, टूथ ब्रशेस से, एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट भी इसका सेम टू सेम हेपेटाइटिस बी वाला है, ठीक है। इसको ये जो है ना हेपेटाइटिस जो है आपके पास, अल्लाह भला करे, डी, इसको ना अंदर जाने के लिए, सर्कल में एंटर होने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, वो आपके पास हेल्प करता है हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास वायरोसॉइड। अब ये इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली, तो क्या वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? कौन से कैटेगरी में मेरे भाई इसको डालें हम? लिविंग कैटेगरी में डालें, इसको नॉन लिविंग कैटेगरी में डालें? क्या ये माजरा है जो समझ ही नहीं आ रहा? तो अब हमने ना साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, मेजॉरिटी ऑफ बायोलॉजिस्ट कंसिडर वायरस एज नॉन लिविंग। उन्होंने ये क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने, ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट तो इसको मानते हैं नॉन लिविंग, ठीक है, क्योंकि इनके पास ऑटोपोइसिस है, मतलब कि ना ये रिप्रोड्यूस करने की इनकी एबिलिटी, इनके पास एबिलिटी है विदाउट होस्ट, किसी की मदद चाहिए इनको, किसी की हेल्प चाहिए इनको, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, एग्जिस्ट कर सकते, तो इनके ऑटोपोइसिस की कोई एबिलिटी नहीं है, तो ये नॉन लिविंग हुए। लेकिन बाकी जो आपके पास जो नॉन लिविंग कहते हैं, जो उसको लिविंग कहते हैं, वो भी रीजंस देते हैं। तो क्या किया बायोलॉजिस्ट ने, कहा कि भी एक चार्ट बनाते हैं, लिविंग कैरेक्टर को एक साइड पर रखेंगे, नॉन लिविंग को एक साइड पर रखेंगे, फिर फैसला कर लेंगे, जिसको जो बेहतर लगेगा वो सोच ले कि वायरस लिविंग है, जिसको लगेगा नॉन लिविंग है वो नॉन लिविंग कर ले। हर किसी की अपनी अपनी सोच, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, राइट। तो लिविंग कैरेक्टर, दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने कहते भाई
जो इसको लिविंग मानते हैं कि भाई इसका जेनेटिक मटेरियल तो है, ये म्यूटेशन कॉज कर सकता है, ये कम से कम चलो ठीक है आप कहते हो भाई आउटसाइड द होस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनसाइड द होस्ट तो रिप्रोड्यूस कर सकता है, राइट? आउटसाइड द इनसाइड द होस्ट तो रिप्रोड्यूस कर सकता है ना, और इसको आप इसीलिए ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट कहते हो। देखो पैरासाइट को ना आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। पैरासाइट्स को आप दो तरीके से दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो आप। एक होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, एक होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि आप सिर्फ होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करेंगे, कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम या मीडिया। आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकेंगे, सेल के अंदर होस्ट के अंदर ही डिजीज कॉज करेंगे, होस्ट से बाहर नहीं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। और पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट आपके पास वो होते हैं, मैंने 3 तरह की एवोल्यूशन में आपको बताए थे कि आपके पास जो सिम्बायोंट और जो रिलेशनशिप है वो 3 तरह के हैं। म्यूचुअलिस्टिक, जिसमें दोनों होस्ट और जो आपके बॉडी के अंदर सेल के अंदर एंटिटी इंटर हुई है वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। फिर आपने कहा था कि दूसरी है आपके पास कमेंसलिज्म, जिसमें एक को फ़ायदा होता है, एक को ना फ़ायदा होता है, ना नुकसान होता है। तीसरी है पैरासिटिज्म, या जिसमें आपके पास पैरासाइट्स को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान, एक को फ़ायदा एक को नुकसान। तो ये पैरासाइट्स, तो पैरासाइट्स जो डिजीज़ इन्फेक्शन कॉज करते हैं, खुद को फ़ायदा देते हैं, दूसरों को फ़ायदा नहीं देते, दूसरों का नहीं सोचते, हालांकि दूसरों का उनको सोचना चाहिए यार, सोचना चाहिए ना। फैकल्टेटिव जो कि आगे पास फ्री लिविंग भी हैं, मतलब कि सेल से होस्ट के बाहर भी जिंदा रह सकते हैं, होस्ट की इनको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये और होस्ट के अंदर भी क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कह दिया। फिर आपके पास ये डिस्ट्रॉयर हो जाते हैं यूवी रेडिएशन से और केमिकल से, और ये मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ कि क्यों ये जो जीनोम है वो क्यों सेंसिटिव है यूवी रेडिएशन या केमिकल के खिलाफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर क्या है? वो मिलके बनी है आपके पास न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स में आपके पास क्या है? नाइट्रोजनियस बेसिस। नाइट्रोजनियस बेसिस में क्या है आपके पास? कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड है, और उसकी इजाज़त सरफेस एरिया बढ़ता है तो वो सारी रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है सेक्टर, जैसे कि बेंजीन में हमने पकड़ा था ना। ये देखो बेंजीन का इतना छोटा सा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, लेकिन ये कॉन्जुगेशन की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इसका, राइट? इसके सरफेस से बढ़ गया। यही कॉन्जुगेशन आपके पास क्लोरोफिल में पड़ी हुई है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अभी जाके क्लोरोफिल का हेड देखो, उसमें डबल बॉन्ड है। अल्लाह ताला की हर चीज़ में ना फबी अजी आलाही रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर में देखो डबल बॉन्ड आपको मिलेंगे। डबल बॉन्ड इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे क्लोरोफिल के हेड में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा एक बहुत बड़ा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्लोरोफिल को यही तो चाहिए, क्लोरोफिल ने लाइट ऑब्जॉर्व करनी है, ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा अच्छे तरीके से लाइट ऑब्जॉर्व होगी। सुभान अल्लाह। ठीक है, अच्छा ऊपर से उन्होंने ये कह दिया कभी वायरस देखो, लेकिन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक चीज़ जो जिंदा है वही अपनी तब्दीली अंदर लेके आएगी ना। तब्दीली आए नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वायरस कहते हैं कि डिफरेंट वैराइटीज़, जैसे कि कोविड-19 आया था तो आपने ये चीज़ उसके बारे में डिस्कस कर ली थी ना। कोविड-19 आप आज न्यूज़ में आ गया कोविड-19 का ये वेरिएंट आ गया, कल आया कोविड-19 का नया वेरिएंट आ गया, कल अगले दिन आ गया कोविड-19 का नया वेरिएंट आ गया, पुराना वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीनेशन ख़त्म, नए वेरिएंट के खिलाफ आपको वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी। देखो वायरस का ना एक होती है, उसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग बेसिकली यार पता नहीं कब मेरे मुंह से बेसिकली निकलेगा। बेसिकली ना होता ये है कि कोई भी एक है ना माइक्रोब, उसके खिलाफ अपने एंटीबॉडी बनानी है, उसके खिलाफ वैक्सीन बनानी है, तो उसको पहले आपको उसके जीनोम का आपको पढ़ना पड़ता है अच्छे तरीके से। ठीक है, उसको स्टडी करना पड़ता है कि भाई इसका जीनोम किस तरह से है, इसको मैं क्या इसका स्ट्रक्चर किस तरह से। अब वायरस क्या है? वायरस के पास जो है ये होते प्रूफ रीडिंग वाला जो है ना वायरस के लिए, वायरस क्या करता है अपने जो जेनेटिक मटेरियल है या अपना जो स्ट्रक्चर है उसको बार बार चेंज करता रहता है, अपने वेरिएंट्स लेकर आता है। तो जब नया वेरिएंट आ जाता है पुरानी वैक्सीन उसके खिलाफ क्या हो जाती है? इनइफेक्टिव हो जाती है। इसलिए लाइक यही वाला सीन होता है। तो कैन बी हाईली
और ये वायरसेस जो हैं वो हाईली जो हैं आपके पास स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेजेस, सिर्फ बैक्टीरियोफेजेस सिर्फ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करेंगे, बैक्टीरियोफेजेस एक एनिमल सेल को नहीं इन्फेक्ट करेंगे। रेबीज वायरस आपके पास अच्छा यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं केपीके टेक्स्ट बुक की लाइन कि वायरस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, मतलब कि एक वायरस सिर्फ एक होस्ट को ही इन्फेक्ट करेगा, या फिर तो वायरसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि एक वायरस है, बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे होस्ट हैं, जैसे कि रेबीज वायरस तमाम मेमोरियल सेल्स को अटैक कर सकता है। समझ आ गई? ओके। तो ये वाले जब उन्होंने कहा कि भाई ये वेरिएंट आ सकते हैं इसके, तो ये वाला सीन। अच्छा, वायरसेस में मैंने ये भी आपको बताया था आरएनए हाइपोथेसिस थ्योरी में कि क्यों आरएनए जो है पहला न्यूक्लिक एसिड हो सकता है हुआ हो, क्यों? क्योंकि आरएनए जो है अनस्टेबल है, वो जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज करेगा, नई वेरिएशंस आएंगी, नई वेरिएशन तो चाहिए शुरू में एवोल्यूशन वाली सारी स्टडी में, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके पास नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। अब आपको नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या है कि भाई नॉन सेलुलर है, इनकी ना साइड जो आपकी सेल थ्योरी है उसी को अगेंस्ट करते हैं। ये किस तरह से लिविंग हो गए? ये लैक एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं है, ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं एंजाइम के लिए। ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन तो भाई आप खुद कहते हो प्रॉपर्टी है नॉन लिविंग की, आप किस तरह से उसको लिविंग कह रहे हो, राइट? अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन क्यों है? देखो, जो लिविंग है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी कोई सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी उसका सेल है, वो उसको क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्टिन्यूअस मेटाबॉलिज्म में है मौजूद है, हर टाइम उसकी कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट में मौजूद है, ठीक है। उसकी कॉन्टिन्यूअस अरेंजमेंट में मौजूद है। हमने अभी सेल वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है ना कि आपके पास साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस वाला प्रोसेस हो रहा होता है, स्ट्रीमिंग हो रही है, साइटोप्लाज्म से एक ऑर्गेनेल कहीं और जा रही है, और ये सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ा था, याद करो, फोटोटेक्टिक रिस्पॉन्स में, कि भाई लाइट जिस तरफ ज़्यादा होती है क्लोरोप्लास्ट उस सेल की उस तरफ चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो ये मूवमेंट हो रही है ना सेल के अंदर, ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट, और इन सब की वजह से आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इर्रेगुलर अरेंजमेंट रखता है, और इर्रेगुलर अरेंजमेंट हो तो उसको क्रिस्टलाइज और क्रिस्टल में नहीं बदल सकता। जबकि वायरसेस जो हैं क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी पास इनकी कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही नहीं है इनकी, राइट? ये आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, ये आसानी से आपके पास आसानी से क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। इनकी रेगुलर अरेंजमेंट, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, उसकी रेगुलर अरेंजमेंट ही होगी ना। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन तो एक ही जैसी रहेगी, हाँ वेरिएंट नहीं आएगा तो चेंज होगी, लेकिन जब आप क्रिस्टलाइज कर रहे होगे उसको तब तो चेंज नहीं होगी ना, तो क्रिस्टलाइज कर सकते हो, दैट्स द रीज़न। ये रिस्पायर नहीं कर सकते और यूज़ करते हैं होस्ट के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपने याद रखनी, और इसको आप कहते हो, इसी का आपका वर्ड है कि भाई वायरस लैग करते हैं ऑटोनॉमी को। ऑटोनॉमी मतलब कि ये होता है कि भाई ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली ये दे कैन नॉट बी एग्जिस्टेड। अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ वायरस टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशन आउटसाइड हाउस। सर आपने कह दिया कि भाई चलो ठीक है, मान लिया सर आपकी बात कि वायरसेस जो हैं आपके पास बड़े सियाने हैं, वेरिएंट ले आते हैं अपना कोई उनको पता लग गया कि भाई ये ट्रीटमेंट आ गई है, इंसानों ने मेरे खिलाफ ये वैक्सीन बना ली है, तो ये अपने आप को नया वेरिएंट ले आएंगे, अपना प्रूफ रीडिंग ही नहीं इंसानों को सही तरीके से करने देंगे। तो ये होस्ट से बाहर अनफेवरेबल कंडीशन किस तरह से टैकल कर रहे हैं? होस्ट के बाहर तो हीट भी है, यूवी रेज भी है, सन की लाइट भी है, तो किस तरीके से ये करेंगे, राइट? किस तरीके से करेंगे? होस्ट के बाहर वैसे भी ये इनएक्टिव है, तो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? पहली बात, अब ना मैं आपको दो चीजें समझाता हूं। देखो, एक है आपके पास इन्वेलप्ड वायरस, एक है आपके पास नेकेड वायरस। वो वायरस जिनकी इन्वेलप नहीं है, नेकेड है। वो इन्वेलप वायरस जो है वो होस्ट से बाहर जो है ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेलप वायरस है। इन्वेलप के बाहर क्या है? इन्वेलप क्या है? उसने कहाँ से लिए? होस्ट से लिए। होस्ट की इन्वेलप क्या है? फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है ना, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है, वो प्रोटीन उसके अंदर मौजूद हैं, उसके अंदर लिपिड मौजूद हैं। वो लिपिड प्रोटीन बहुत जल्दी डैमेज हो सकते हैं,
तो नॉन इनवैलिड वायरस बेशक आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपकी बॉडी को पता ही नहीं लगता ये मेरा सेल है या वायरस है, हालांकि आपकी बॉडी को पता लगता है। एक स्पेशल जैसे होता है ना कि भाई एक्सरे विजन, कि आप दीवार के दूसरे पार देखो कि भाई क्या है उस दूसरे पार, आपकी बॉडी में भी ऐसे सेल हैं जो कि एक्सरे विजन भी रखते हैं। एक्सरे तो मैं विजन तो अपने तरफ से कह रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन के आर पार क्या है वो भी इसको देख लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नॉन इनवैलिड वायरसेस, तो इनवैलिड वायरसेस ज़्यादा डेंजरस है ना, लेकिन ये सेल से होस्ट से बाहर सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास वो जो इन्होंने होस्ट ली है चालाकी से, जिन्होंने मेम्ब्रेन जो ली है उसकी वो प्रोटीन से मिलकर बनी है, वो आपके पास फोस्फोलिपिड से मिलकर बनी है। वो तो ये यूवी रेज और ये हीट की वजह से तो वो प्रोटीन है ना डी नेचर हो जाएगी। डी नेचर क्या है, एंजाइम वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया, डी नेचर हो जाएगी प्रोटीन जल्दी से, और डी नेचर हो गई खत्म हो गई। प्रोटीन का डी नेचर का मतलब क्या है कि प्रोटीन तबाह हो गई। पीएच चेंज आएगा, प्रोटीन के बारे में आपने पढ़ा कि प्रोटीन में स्लाइट चेंज आ जाए तो प्रोटीन के अमाइनो एसिड की आयनाइजेशन हो जाती है। अगर ड्रास्टिक चेंज हो जाए तो प्रोटीन के आयनिक प्रोटीन पेप्टाइड चेन में आपके पास जो आयनिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं, राइट। अच्छा, तो नॉन वेलेब वायरसेस तो बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, लेकिन नेकेड वायरस ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास वही इन्वेलप नहीं है, ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं जितनी ज़्यादा आप सोच रहे हो, ठीक है। अब ना मैं इसको सादा ज़बान में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपके पास ना वायरस जो है ना, वायरस आपके पास एक फ़ोन है, उस फ़ोन को इस्तेमाल ना करो, उस फ़ोन को स्विच ऑफ करके आप टेबल पर रख दो। वो अगर फॉर एग्जांपल एक लेटेस्ट जो आईफोन 17 है, अगर स्विच ऑफ पड़ा रहे, वो 10 से 30 साल तक वो फ़ोन उसकी लाइफ होती है, वो चल सकता है आराम से। 10 से 30 साल फ़ोन वो आराम से चल सकता है, कोई मसला नहीं होगा उसको, क्योंकि उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, वो शट ऑफ है। इसी तरीके से वायरस है, होस्ट के बाहर क्या है, इनएक्टिव, कुछ हो ही नहीं कर रहे, जहाँ पर हैं वहीं पे पड़े हैं, कोई परवाह ही नहीं है इनको भी क्या हो रहा है आसपास, क्या हो रहा है, कोई सैलाब आ गया, कोई पाकिस्तान इंडिया की कोई वॉर शुरू हो गई, कहीं से क्या हो गया, कोई एमडी कैट का इम्तिहान आ गया, कोई परवाह नहीं है उनको, ठीक है। अपने मतलब से मतलब ये मस्त है, ठीक है। अब उसके बाहर क्या है, ये मस्त शरीफ बन के रहते हैं कि भाई हमें कोई वगैरह नहीं है, ना हम किसी को तंग करेंगे, ना कोई हमें तंग करे, तो हम यहीं बैठे रहेंगे, और इसी वजह से ये हाउस के बाहर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन याद रख लेना, इतनी ये नहीं कि सालों सर्वाइव करेंगे, नहीं, कुछ दिनों तक सर्वाइव कर लेंगे, दैट्स इट। सर इसका मतलब जो अभी इस मेरी टेबल जो मेरे सामने पड़ी है, इस टेबल के ऊपर जो वायरस है वो भी नया नया वायरस इस टेबल के ऊपर आया। यस, आपके पेन के ऊपर जो वायरस है वो ये नहीं कि सालों पुराना है, नहीं, कुछ ही दिनों पहले वो वायरस आपके उस पेन के ऊपर आया, ठीक है। वायरस ज़्यादा दिन से सर्वाइव नहीं करते हैं, क्योंकि हीट तो है ना यार, यूवी रेस, सन की रेस तो हैं, टेम्परेचर तो है, पीएच चेंज हो सकता है, तो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और नंबर 2 याद रख लेना कि इनका कोई प्रेडेटर भी नहीं है, वायरस सबसे ज़्यादा छोटे हैं, इनसे छोटी कोई चीज़ ही नहीं है जो इनको खा सके, तो ये भी इसलिए हो से बाहर सर्वाइव कुछ दिनों तक कर जाते हैं, सालों तक नहीं। तो वायरस कैन नॉट सर्वाइव हार्ड कंडीशन, कैन सर्वाइव बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, नॉट बिकॉज दे आर इनएक्टिव, नॉट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग बट बिकॉज दे आर इनएक्टिव। जैसे कि फोन शट डाउन पड़ा हुआ है, चेंज इनटू, और ये क्रिस्टल में चेंज हो सकते हैं, ठीक है, और ये इनका कोई डायरेक्ट प्रेडेटर नहीं है। सम वायरस वायरसेस आर कंसिडर बाउंड्री लाइन, हमें कोई पता नहीं कि वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है, बस बाउंड्री लाइन में आ रहे हैं। लिविंग भी शायद कोई इसको लिविंग कह देता है, कोई इसको नॉन लिविंग कह देता है, लेकिन असल बात जो है वो किसी को भी पता नहीं है, ओके।